Namaskar. Once again, welcome to each one of you in this webinar, which is very important. Other topic as we have designed, seeing the importance of the current scenario, presumptive taxation and audit applicability under Section 44AB. Sachin Sinha ji with us. Sachin ji, welcome to you at your own Thank channel, you, sir. own Thank you, platform, sir. Team Casa. You are the part of it. So welcome to you. Many other members are also here. दीपक चितानी, उज्जवल जैन, सभी को अगर मैं देखूं तो एंथनी सर, सुभाष जी, all are the part of this team and regularly getting the information as required. तो अभी जो समय की रिक्वायरमेंट थी कि हम इस टॉपिक को डिस्कस करें कि हमारी टैक्स ऑडिट कहाँ पर रिक्वायर्ड है, जिसको हम 15 सितंबर के बाद हम फाइल कर सकते हैं, और जहाँ पर टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है उनकी रिटर्न हमें 15 सितंबर से पहले फाइल करने की आवश्यकता है. So keeping this in mind, we have planned this another important webinar, and our own dynamic speaker Sachin Sinha with us. He is always Thank you, sir. ready to deliver the session on this platform and at various study circles, chapters, practicing in the name of Prakash Sachin and Associate at CP Delhi. ही इज हैविंग ए वास्ट एक्सपीरियंस. तो ब्रीफ प्रोफाइल में इतना बता सकता हूँ कि सर के बारे में अगर मैं बताना शुरू करूँ तो इट इज़ लॉन्ग लिस्ट, बट आई थिंक मोस्टली लोग सर को जानते हैं. तो moving further, one more important thing, as we have planned 6th September CASA annual program, so please join us. Another, we are going to start CASA lifetime membership plan. So we are sharing a link. By joining the link, you can be a lifetime member of this organization, and definitely you will get the various benefits by joining. लाइक वाइज अगर मैं बात करूं तो कासा के जितने भी प्रोग्राम होंगे, यू विल गेट द फ्री एक्सेस, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी एक्टिविटीज है, किसी भी तरह की कोई प्रोग्राम में आप लोगों को हेल्प चाहिए कहीं भी, तो यू विल गेट द स्पेशल एडवांटेज. सो वेरी नॉमिनल अमाउंट पर हम इसे लाइफ टाइम के लिए मेंबर्स के लिए ओपन कर रहे हैं, सो दैट वी कैन फॉर्मलाइज द थिंग्स, एंड we can also do the some social projects with regard to the various section of the needy section of the society, priority access. So this will be the benefit. So we are sharing the link of CASA lifetime benefit membership plan. You can enroll by registering here, and moving forward further. Now I request Sachin ji to take up the technical session moving forward. Thank you so much, Sumit ji, for giving me the opportunity. Respected members, my learned friend Jain Saab. Jensa is here. So, yes, sir. ओके, आई एम मेकिंग हिम को होस्ट. जैन साहब अपनी इनपुट भी देते रहिएगा. यस. ओके. So जो टॉपिक मुझे दिया गया है, that is regarding the issues of Section 44, presumptive taxation. सो 44 ये भी टैक्स ऑडिट तो हम लोग सब लोग करते ही आ रहे हैं शुरू से, और अभी स्टार्ट भी किया है. उसमें कुछ नए पॉइंट्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे. और जो इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि टैक्स ऑडिट में जाना है या नहीं जाना है. क्योंकि अगर आपका आपका क्लाइंट का केस टैक्स ऑडिट में फॉल नहीं करता है तो उसके लिए ड्यू डेट अलग होगा. अगर टैक्स ऑडिट में फॉल करता है तो ड्यू डेट अलग होगा. अगर आपने उस ड्यू डेट के पहले उसका फाइल कर दिया है, कोई इश्यू नहीं है. लेकिन अगर जिसका ड्यू डेट 15 सितंबर को कंप्लीट हो गया, आप इस इंप्रेशन में है कि उसका टैक्स ऑडिट होना है, 5 दिन पता चलता है उसका टैक्स ऑडिट नहीं होना है, तो ड्यू डेट भी आपका खत्म हो चुका है. और सबसे बड़ी चैलेंज क्या आती है कि अगर आपने बाद में फिर 10 आई फॉर्म या जो भी न्यू रिजीम का ओल्ड रिजीम का फॉर्म है, अगर आप वो फाइल करना चाहते हैं, तो वो डेट भी आपके हाथ से चला जाएगा. सो आज के डेट में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे किस केस पे 44 ए बी अप्लीकेबल होगा और किस केस पे 44 ए डी अप्लीकेबल होगा, और इसका इंटरप्ले कैसे है. 44 ए बी और 44 ए डी का इंटरप्ले कैसे होगा, आज हमारा जो फोकस एरिया होगा वो यही होगा. इसके लिए कुछ केस स्टडीज हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, प्लस जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे हम वो भी साथ में लेंगे.
कोई टेक्निकल इनपुट होगा, हमारे सीएम जैन साहब भी साथ में है, तो उनके टेक्निकल इनपुट्स भी हम लोग लेते रहेंगे। सुमित जी, मैं अपना पीपीटी शेयर कर रहा हूँ एक बार। यस सर, यस सर। विजिबल टू ऑल ना? ओके। यस जी, ओके। सो ये सेशन को थोड़ा हम लोग इंटरेक्टिव रखेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं पूछता रहूंगा बीच बीच में, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि हम लोग मतलब ऐसा टॉपिक है कि हम लोग सब लोग काम करते हैं इसके अंदर में। तो इट इज़ बेटर कि थोड़ा इसको इंटरेक्टिव रखा जाए, ताकि सबके इनपुट्स मिलते रहें। जब भी हम लोग टैक्स ऑडिट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है सेक्शन 44 AB। क्यों? क्योंकि दिस इज द ओनली सेक्शन जो टैक्स ऑडिट के लिए बोलता है। हालांकि ये सेक्शन में कोई टैक्स ऑडिट वर्ड नहीं है, लेकिन ऑडिट के अंदर में सिर्फ इसी टैक्स के अंदर में सिर्फ इसी इसी सेक्शन में ऑडिट होता है, इसलिए हम लोग इसको टैक्स ऑडिट बोलते हैं। बाकी बहुत सारे जो है उसमें ऑडिट सीए सर्टिफिकेट होता है, बट ऑडिट नहीं होता। इसलिए हम लोग इसको टैक्स ऑडिट बोलते हैं। इंटरेस्टिंग सेक्शन है 44 AB का क्लॉज ए। क्लॉज वाइज करेंगे, इसमें 5 क्लॉजेस हैं, ABCDE। जो पहला क्लॉज है वो बिजनेस के लिए है, दूसरा क्लॉज प्रोफेशन के लिए है, तीसरा क्लॉज बिजनेस के लिए है, चौथा क्लॉज प्रोफेशन के लिए है, और पांचवा फिर से बिजनेस के लिए है। तो हम लोग का जो फोकस एरिया होगा, ये पहले 5 क्लॉजेस को पूरा समझते हैं, और इसमें से जो ऑफशूट होता है 44 AD के लिए, हम वहां पे फिर डिस्कस करके 44 AD में वापस आएंगे, फिर 44 AB में वापस आएंगे। 44 AB स्टार्ट्स विथ एवरी पर्सन। जो इसका वर्डिंग है उसको पे ध्यान दीजिएगा। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस शैल, इफ हिज टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस एसेट एज द केस में बी इन बिजनेस एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज इन द प्रीवियस ईयर। सो पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए, टर्नओवर मुझे पर्सन का देखना है या बिजनेस का देखना है? टर्नओवर पर्सन का देखना है या बिजनेस का देखना है? एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस। आंसर्स भी डालते रहेंगे चैट बॉक्स में। पैन बेस्ड पर्सन, पर्सन, ओके। सर सेक्शन बहुत क्लियर है। सेक्शन ये कहता है सेल्स टर्नओवर ग्रॉस एसेट एज द केस में बी इन बिजनेस। तो मुझे जो सेल्स टर्नओवर ग्रॉस एसेट देखना है, वो उस पर्टिकुलर बिजनेस का देखना है, ना कि उस पर्सन का देखना है। तो वो पर्सन हो सकता है प्रोफेशन भी कैरी कर रहा होगा, वो पर्सन के सैलरी इनकम भी हो सकते हैं, उस पर्सन का कुछ और भी काम हो सकता है। अभी मैं उस पर नहीं जा रहा। उसका अगर प्रोफेशनल रेसिड भी है, तो वो इस सेक्शन में नहीं आएगा, ए में नहीं आएगा। ऑल्दो वो उसका टर्नओवर का पार्ट हो सकता है, प्रोफेशनल रिसीट का पार्ट हो सकता है, लेकिन वो ए में नहीं आएगा। ए इज फॉर बिजनेस। तो जब भी हम टर्नओवर देखेंगे, सेल्स टर्नओवर ग्रॉस एसेट, तो हम बिजनेस का देखेंगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे पास मल्टीपल बिजनेस है, एक ही ऐसे से 3 बिजनेस कर रहा है, उसके एक पेट्रोल पंप है, एक कपड़े का शोरूम है, और एक लोहे का शोरूम है, लोहे का सामान बेचता है, 3 बिजनेस है, तो तीनों इंडिविजुअल है, तो क्या मैं बिजनेस का देखूंगा, बिजनेस वाइज देखूंगा, या मैं टर्नओवर पूरे पर्सन का लूंगा? एनी आंसर? इन टोटल, बिजनेस वाइज, ऑल थ्री। सो सो जनरली जनरली चूंकि इंडिविजुअल है और बिजनेस कर रहा है, तीनों ही बिजनेस में आ रहे हैं, तो हम बिजनेस वाइज ले रहे हैं। लेकिन ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहां पे कि कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है, एक में उसका ऑडिट हो रहा है, दूसरे बिजनेस के लिए उसका प्रिजम्पटिव में जा रहा है, और ये टैक्स ऑडिट का जो फॉर्म है वो भी हमसे ये पूछता है कि आपका क्या आपका कोई प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में फॉल कर रहा है इसका। और वहां पे सेक्शन भी लिस्टेड है, 44 AB AD, जो जो भी हमारा सेक्शन है उसमें वो लिस्टेड है। इसका मतलब फॉर्म जब बनाने वाले को भी ये पता है, लेजिस्लेचर को भी ये पता है कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि कोई पर्सन एक बिजनेस में तो उसका टैक्स ऑडिट हो रहा होगा, पर दूसरे बिजनेस में वो प्रिजम्पटिव में जा सकता है, इसलिए वो फॉर्म में वो रिक्वायरमेंट है। आप 3CD भर रहे हैं, इसका मतलब आपका टैक्स ऑडिट हो रहा है। अगर टैक्स रेट हो रहा है, तो आप 44 AB AD ले सकते हैं क्या? कुछ पर्टिकुलर केसेस में यस ले सकते हैं, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कैरिंग ऑन बिजनेस, इसका मतलब वो पर्सन बिजनेस कैरी कर रहा है, उसका सेल्स। पर्सन का डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है, बिजनेस का डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है। लेकिन जो टेस्ट क्राइटेरिया है वो है 1 करोड़। किसका? सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस एसेट का।
अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आपके पास इन तीन टर्म का डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है। तो ये कहां से लेंगे, इसका मीनिंग कहां से निकला? क्या सेल्स टैक्स से इसका मीनिंग ले सकते हैं? एनी आंसर ऑन दिस? सेल्स टैक्स से इसका मीनिंग ले सकते हैं, सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस एसेट, या जीएसटी लॉ से? सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस एसेट, क्योंकि ये तीन टर्म इन्होंने यूज किया है और ये बहुत कैटेगोरिकली यूज किया गया है, और साथ में कॉमा देके लिखा है एज द केस में बी। इसका मतलब लेजिस्लेचर को भी ये पता है कि ये तीनों टर्म एक ही पर्सन पे अप्लाई नहीं हो सकता, या मैं बोलूं कि मैं इंटरचेंजेबली यूज करता रहता हूँ, वो भी पर्पस नहीं है लॉ का, हम लोग करते हैं। सो सेल्स टैक्स या जिसको हम लोग जीएसटी, जीएसटी से इसका मीनिंग ले सकते हैं कि नहीं? आंसर इज नो, बिकॉज जीएसटी में सप्लाई को डिफाइन किया गया, पहला। दूसरा, जो जीएसटी में सप्लाई का मीनिंग है वो एकदम डिफरेंट है, उसमें आप इंटर ब्रांच को भी आप सप्लाई में काउंट करते हैं, जबकि यहाँ पे हम इंटर ब्रांच को नॉक ऑफ कर देते हैं। दूसरा है, दूसरा क्या हम इसको कंपनीज एक्ट में, क्या कंपनीज एक्ट में टर्नओवर वर्ड डिफाइंड है, क्या वहां से ले सकते हैं? आंसर में भी यस, बट इशू ये आएगा कि वो तो कंपनीज के लिए है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए वो वर्डिंग हम नहीं बोरो कर सकते। तीसरा एक और आता है कि क्या हम आईसीडीएस में जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, क्या हम वहां से इसका मीनिंग ले सकते हैं? आंसर इज जनरली नो, बिकॉज वहां पे जो मीनिंग दिया गया है वो वर्ड यूज किया है रेवेन्यू। रेवेन्यू, व्हाट इज रेवेन्यू? वहां पे सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस एसेट नहीं बोला गया है। तो क्या मैं वहां से ले सकता हूँ? टू माई माइंड आंसर इज नो, मैं वहां से नहीं ले सकता। तो मैं कहाँ से लूंगा? इसको अभी हम लोग पार्क करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। सो एक पार्ट हमने क्लियर किया कि कैरिंग ऑन बिजनेस, हैविंग टर्नओवर, सेल्स टर्नओवर, ग्रॉस एसेट, एज द केस में बी, इन बिजनेस एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज इन द प्रीवियस ईयर। टेस्ट क्राइटेरिया प्रीवियस ईयर का है। दूसरा, इसके बाद आता है प्रोवाइजो क्लॉज, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अ पर्सन हुज aggregate of all amount received including amount received from sales turnover gross receipt during the previous year in cash does not exceed 5%। सो ये दो कंडीशन है, इसको साथ में सेटिस्फाई करना है। पहला कंडीशन ये है कि अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट इंक्लूड, ग्रॉस रिसिप्ट मीन्स ऑल अमाउंट ऑफ रिसिप्ट इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट 5% से, कैश कंपोनेंट 5% से कम होना चाहिए, पहला। दूसरा, सिमिलरली एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर में कैश कंपोनेंट 5% से कम होना चाहिए। अगर ये टेस्ट फिट बैठ जाता है, यानी कि दोनों कंपोनेंट को आप सेटिस्फाई कर देते हैं, तो 1 करोड़ का जो थ्रेशोल्ड दिया हुआ है क्लॉज ए में, वहां से वो लिमिट आपके लिए 10 करोड़ का हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर किसी का 10 करोड़ तक का टर्नओवर है और वो बैंक के थ्रू सारा डील रहा है, 5% से उसका कैश कंपोनेंट है, तो उसको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों साथ में सेटिस्फाई होना चाहिए। क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर मैं रिसीट और पेमेंट को काउंट कर रहा हूं, तो क्या मैं कॉन्ट्रा एंट्री को भी काउंट करूंगा? कॉन्ट्रा एंट्री इज नॉट सेल्स, नॉट रिसिट, नॉट पेमेंट, इट्स कॉन्ट्रा एंट्री। सो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे टर्नओवर कहाँ से लेंगे। कंपनीज एक्ट में टर्नओवर वर्ड को डिफाइन किया गया है। सो अगर आप देखेंगे तो इसका मीनिंग कैसे निकलता है, टू अंडर ब्रैकेट 91, टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट मेड फ्रॉम सेल। जो आपने सेल किया उससे जो रियलाइज किया वही आपका टर्नओवर है। लेकिन हमारे पास जो मीनिंग, जो वर्ड दिया गया होता है सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस एसेट, तो ये एकदम फिट नहीं बैठ रहा है, लेकिन आप यहाँ से कुछ मीनिंग ले सकते हैं। इशू खाली यही आएगा कि कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है, तो क्या नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के ऊपर भी कंपनी एक्ट अप्लाई होगा? तो आंसर इज नो, नॉट अप्लीकेबल। तो आप यहाँ से फिर आप बाहर निकल जाएंगे। दूसरा इशू आता है कि क्या मैं आईसीडीएस से ले सकता हूँ? इसमें जो मीनिंग दिया गया वो रेवेन्यू वर्ड का दिया गया, रेवेन्यू। रेवेन्यू इन द ग्रॉस, रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, जो भी ग्रॉस इनफ्लो हो रहा है कैश का,
कॉमा रिसीवेबल, comma or other consideration arising in the ordinary activities of a person from the sale of goods, from the rendering of services or both। आप यहां से तो मीनिंग ले सकते हैं कि इनफ्लो ऑफ कैश जितना हो गया वो ले लो, प्लस रिसीवेबल ले लो, प्लस अदर कंसिडरेशन ले लो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज। तो आप रेवेन्यू का मीनिंग यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। बट आईसीएस जबकि हमारे जो सेक्शन में 44 ए बी में रेवेन्यू वर्ड यूज नहीं किया इन्होंने। अगर ये चाहते तो ऐसा लिख सकते थे, रेवेन्यू एज पर आईसीडीएस, बिकॉज आईसीडीएस भी इनकम टैक्स का पार्ट है, तो इनको एक ही लाइन ऐड करना है कि सेल्स रिटर्न और ग्रॉस एसेट एज पर द आईसीडीएस। वो नहीं बोला इन्होंने। इसका मतलब इनको भी पता है कि आईसीडीएस में जो मीनिंग है वो डायरेक्टली कंपेटेबल नहीं है। गाइडेंस नोट में क्या मीनिंग दिया गया इसको थोड़ा समझते हैं। द एग्रीगेट अमाउंट फॉर विच सेल्स आर अफेक्टेड और सर्विसेज रेंडर्ड बाय एन एंटरप्राइज। द टर्म ग्रॉस टर्नओवर एंड द नेट टर्नओवर और द ग्रॉस सेल्स और नेट सेल्स आर समटाइम यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द सेल्स एग्रीगेट। सो ये भी एकदम डिफरेंट चीज को बता रहा है। ये कह रहा है व्हाट इज ग्रॉस टर्नओवर, व्हाट इज नेट टर्नओवर, ये उसके ऊपर तो फोकस किया है। सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस एसेट तीन अलग अलग टर्म है, जबकि ये कह रहे हैं कि सेल्स टर्नओवर का मतलब क्या होता है। सो इसका मीनिंग कहाँ से लेंगे ये अपने आप में एक क्वेश्चन रहेगा। तो बहुत सारे कोर्ट के जजमेंट आए जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस एसेट जो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज करते हैं, जैसे जनरली हम लोग बात करते हैं आपका सेल्स कितना है, तो जो जो मेरे कहने से और जो सामने वाला समझ रहा है, ये कॉमर्शियल पैरेलेंस में ये टर्म्स यूज होते हैं। कोर्ट का ये कहना है जो कॉमर्शियल पैरेलेंस में अगर ये वर्ड यूज होते हैं और इसका जो आप मीनिंग समझते हैं वही इसका मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग उसका यही है। तो आपको वही लेना है, बशर्ते कि आप कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं। कभी आप ग्रॉस पे कर रहे हैं, फिर आपने कभी बोला कि मैं तो ग्रॉस कैश रिसिप्ट के बेसिस पे करूंगा, तो इनकंसिस्टेंसी है, देन चैलेंज है। अदरवाइज इसका कोर्ट ने क्लियरली बोला हुआ है कि ये यहाँ से इसका मीनिंग निकलेगा। अब ये क्वेश्चन और आता है कि इस टर्म को क्यों नहीं डिफाइन कर दिया गया इनकम टैक्स में, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता। सो टू माय माइंड नहीं डिफाइन करने का पर्पस ये है क्योंकि बिजनेस का मॉडल चेंज होता रहता है और अलग अलग बिजनेस में टर्नओवर का मीनिंग अलग अलग निकल सकता है। जैसे कि स्पेकुलेटिव बिजनेस में टर्नओवर को अलग ढंग से दिया गया है, जैसे कि कमीशन एजेंसी में टर्नओवर को अलग ढंग से लिया जाता है। इसलिए इसलिए ये कहना कि यही टर्नओवर का मीनिंग है ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसलिए कोर्ट ने इसको जो डिफाइन किया है वो इस तरीके से डिफाइन किया गया और इसको इनकम टैक्स भी इजिली एक्सेप्ट कर रहा है। एक क्वेश्चन और आता है जो कि जब मैं टर्नओवर लेता हूँ तो मैं इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी लूंगा या एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी लूंगा? एनी आंसर ऑन दिस? एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अरुण गर्ग सर, ओके, उज्जवल सर, एक्सक्लूडिंग। सो मेजरली हम लोग का एक ही फीलिंग है कि हम एक्सक्लूडिंग जीएसटी लेंगे। एक्सक्लूडिंग जीएसटी लेंगे, क्यों? क्यों हम एक्सक्लूडिंग जीएसटी लेते हैं? कहीं लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग जीएसटी लेना है? नहीं लिखा हुआ है। कहीं पे लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग जीएसटी लेना है? इंक्लूडिंग जीएसटी लेना है। सो 145 में जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो वो कहता है कि आपका जो भी सेल्स वेल्स सब लगा है, सब टैक्स वेल्स लगे हैं, सब जोड़ दीजिए, सब जोड़ दीजिए। दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ 145 के लिए हम वहां पे जाके वैल्यूएशन करते हैं तो स्पेशल पर्पस के लिए। लेकिन अब आप बोलेंगे स्पेशली कहीं पे लिखा है कि इसको एक्सक्लूड करके लेना है? नहीं, कहीं नहीं लिखा है। तो हम क्यों एक्सक्लूड करके लेते हैं? क्योंकि हम कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं। और कोर्ट ने भी ये बोला है कि जो भी एसएससी कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहा है वही अकाउंटिंग प्रैक्टिस है उसका। आईसीएआई गाइडलाइन जो गाइडेंस नोट है वो दोनों मेथड को रिकॉग्नाइज करता है। और यही कारण है कि हमारे आईसीआई गाइडेंस नोट में मेथड दिया गया है उसमें दोनों मेथड को लिखा गया है। इंक्लूसिव मेथड भी है और एक्सक्लूसिव मेथड भी है। दूसरा, जैसे आकाश सर ने लिखा, इफ टैक्सेस आर रिफंडेबल देन नॉट इंक्लूडेड अदरवाइज एडेड। जैसे टैक्स रिफंडेबल हो गया इसका मतलब जिसका आप इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं, तो आप कहते हैं इसको इंक्लूड मत करो क्योंकि ये मेरा बैलेंस शीट में जा रहा है। कोई आइटम है जिसका आप इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते हैं तो आप उसको कॉस्ट में लेके जाते हैं।
जो मैं समझता हूँ जितना जीएसटी को, वो इतना ही मैं जानता हूँ, उसके हिसाब से शायद ऐसा होता है। लेकिन अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा, इंक्लूसिव मेथड होगा या एक्सक्लूसिव मेथड होगा। सो क्या हम कहीं भी अपने ऑडिट रिपोर्ट में, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखते हैं कि एसएससी ने एक्सक्लूसिव मेथड को फॉलो किया है या इंक्लूसिव या हाइब्रिड मेथड को फॉलो किया है? नहीं लिखते हैं। जबकि जो सर ने अभी पॉइंट रेज किया है, इसका मतलब कुछ केसेस में, आकाश सर ने जो पॉइंट रेज किया, इसका मतलब कुछ केसेस में हाइब्रिड मॉडल पे भी कर रहे हैं। हाइब्रिड मीन्स नॉट कैश वर्सेस अक्रूवल, वो हाइब्रिड की बात नहीं कर रहा है। हाइब्रिड मतलब जहाँ पे आप एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव मेथड की मैं बात कर रहा हूँ। अब आते हैं 43B के ऊपर। 43B हम सब लोग जानते हैं, वो सेक्शन कहता है एनी एक्सपेंडिचर विच इज अदरवाइज अलाउबल शैल बी अलाउड ऑन द पेमेंट बेसिस। और उसमें भी जीएसटी पेएबल अगर आपका 31 मार्च को रह जाता है और रिटर्न फाइलिंग डेट तक भी पेमेंट नहीं होता है, तो आप उसको डिसअलाउ कर देते करते हैं सर, यस नो? जीएसटी पेएबल को आपके बैलेंस शीट में 31 मार्च का आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट आप रिटर्न फाइलिंग डेट तक भी नहीं करते हैं, तो आप उसको डिसअलाउ करते हैं सर टैक्स ऑडिट में? यस करते हैं। करेक्ट। सो अनुराग सर ने भी बोल दिया, एंथनी सर ने यस बोल दिया, अरुण सर ने भी बोल दिया यस करते हैं। नो सर, अरुण सर, जी टीडीएस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस 43B, ओनली जीएसटी। सो हम लोग जीएसटी के ऊपर अभी हैं, करते हैं। क्यों करते हैं? क्या हम उस समय ये निकालते हैं कि ये तो मेरा कॉस्ट का पार्ट नहीं बना है तो उसको नहीं लेना है, या जो कॉस्ट का पार्ट बना है सिर्फ उतना ही लेना है, ऐसा करते हैं? या पूरा ही ले लेते हैं? एनी आंसर? पूरा ले लेते हैं या सेग्रीगेट करते हैं इसको? पूरा ले लेते हैं। क्यों पूरा ले लेते हैं? बिकॉज हम ये मानते हैं कि इनकम टैक्स हमेशा से हमें ये कहता है कि आप इंक्लूसिव मेथड पे ही कर रहे हो, आप पेमेंट करोगे तो आपको अलाउ करेंगे। या दूसरा थॉट ये आ सकता है कि आपने जो जीएसटी रिसीव किया है, जैसे आपने रिसीव किया वो आपका इनकम का पार्ट बन गया टिल द टाइम और विद इन ड्यू डेट, इफ यू डू नॉट डिस्पोज इट, तो आपका ये इनकम में ऐड हो जाएगा। और अगर आप जब इसको पेमेंट कर देंगे तो हम इसको अलाउ कर देंगे। दिस इज द वन ऑफ द थॉट 43B का रिकंसिलिएशन। क्योंकि ये एक चैलेंज है, हम लोग हर समय ये कहते हैं कि नहीं इसका पार्ट नहीं है, लेकिन जब 43B की बात आती है तो हम इनवेरिएबली डिसअलाउ करते आ रहे हैं। 145 के साथ एक बार इसको जरूर इंटरप्ले करके देखिए, इंटरेस्टिंग आउटपुट निकलेगा सर। ठीक है सर, इसके ऊपर डिस्कस करने का जरूरत नहीं है स्पेकुलेटिव ट्रांस, क्योंकि सबको पता है ये जो भी आपका एग्रीगेट ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव आता है हम उसको इंक्लूड कर देते हैं, टोटल एग्रीगेट कर देते हैं, और जो आता है वही मेरा टर्नओवर। फॉर द पर्पस ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स ऑडिट, फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स ऑडिट लायबिलिटी टू वाइड सेक्शन 44AB। क्या 44AD में भी यही मेथड अप्लाई किया जा सकता है? क्या इनकम टैक्स एक्ट में ये पोजीशन लिया गया कहीं पे? गाइडेंस नोट में ये पोजीशन लिया गया? इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा पोजीशन है क्या? या ये अगर ये पोजीशन है तो ये 44AB में थ्रेशोल्ड को टेस्ट करने के लिए क्या इसको मैं बोरो कर सकता हूँ 44AD में भी, कि ये सेम सेम कॉन्सेप्ट को हम बोरो कर लेते हैं? हम लोग करते हैं, अभी तक करते आ रहे हैं। बट कर लॉ ये चीज को मुझे परमिट करता है कि नहीं करता है? सो डायरेक्टली अगर इवन गाइडेंस नोट भी आपको 44AD में इसको बोरो नहीं करने बोलता, वो दैट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू 44AB। आगे आते हैं। हम सबके पास कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट होगा ही होगा। तो हमारे ऐसे जो छोटे छोटे प्रैक्टिशनर के पास जो छोटे क्लाइंट होते हैं सर, उसमें कॉन्ट्रैक्टर में हम लोग क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टर के केस में हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए या टर्नओवर को डिटरमिन करने के लिए? कॉन्ट्रैक्टर के केस में सर आंसर जल्दी जल्दी देते जाइए तो और आगे बढ़ेंगे हम तो। कॉन्ट्रैक्टर के केस में, तो सुमित भाई कॉन्ट्रैक्टर के केस में हम लोग परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही बोलता है। करेक्ट सर? हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही बोलता है कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगाओ। लेकिन वो कब बोलता है? वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोलता है। इनकम टैक्स एक्ट ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो इनकम टैक्स एक्ट में कैसे, अभी तक क्या होता था 18 के पहले, हम
जब बैलेंस शीट बनाते थे तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाते थे, लेकिन जब हम रिटर्न अपना डिक्लेयर करते थे तो उसमें जो एक्चुअल रिसिट आई है हम वो लेते थे, बिकॉज हम इनकम टैक्स तो हमें बोलता ही नहीं है कि आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड पे जाओ, तो हम नहीं जाते थे। और ये बहुत सारे केसेस में कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि ओके, आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन एज पर इनकम टैक्स इज करेक्ट। आपका ये होता है, आपके केस में भी हो रहा होगा कि कॉन्ट्रैक्टर के केस में आपका परसेंटेज तो कंप्लीट हुआ बट बिलेबल नहीं हुआ, इसलिए बिल नहीं हुआ। बिल नहीं हुआ तो सामने से कोई पेमेंट भी नहीं आई, कोई पेमेंट नहीं आई, टीडीएस भी नहीं कटा। तो मैं रेवेन्यू ही क्यों लूँ जब मेरा कोई इनकम ही नहीं है? तो मैं इसको हम लोग नहीं ले रहे थे। 2018 में जब ये आया अपना आईसीडीएस आ गया, तो इन्होंने आईसीडीएस में ये पॉइंट को इंक्लूड कर दिया कि कॉन्ट्रैक्टर केस में भी आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लेना है। बट इशू ये आया कि भाई आपने जो बोला है वो तो नोटिफिकेशन से निकल के आ रहा है, तो क्या नोटिफिकेशन सुपरसीड कर सकता है एक्ट का पोजीशन को? द आंसर इज नो। तो फिर इन्होंने सेक्शन 43C(b) इंसर्ट कर दिया इनकम टैक्स में, और ये बोला कि अगर आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में है तो आपको 145 अंडर ब्रैकेट 2 के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, विच इज आईसीडीएस। इसका मतलब अब इन्होंने बोला जो 18 के बाद से कि आपको आईसीडीएस के हिसाब से आपको, इसका मतलब पीओसीएम लगेगा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगेगा। अब एक चैलेंज आता है सर कि मेरा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के बेसिस पे मैं रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज कर लेता हूँ, बट वो रेवेन्यू मेरा 2 करोड़ से नीचे आता है, 2 करोड़ से नीचे आता है। तो मैं 44AD लगा सकता हूँ क्या? 44AD उसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ? एनी आंसर ऑन दिस, यस नो सर? जैन साहब भी हैं? सर आपका भी इनपुट चाहूंगा थोड़ा इसमें, जैन साहब। क्योंकि 44AD का जो वर्डिंग है सर वो थोड़ा अलग है, और वो मैं आपके सामने एक बार लाना चाहता हूँ। सो 44AD कहता है नॉट स्टैंडिंग कंट्रेरी कंटेंट इन सेक्शन 28 to 43C। रुक गया, 43C भी नहीं बोला, 43C। In the case of an eligible SSE engaged in eligible business and sum equal to the 8% of the turnover gross receipt of the SSE in the previous year। ये भी कह रहा है टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट, ये सेल्स की बात नहीं कर रहा है, ये सेल्स की बात नहीं कर रहा है। तो मैं एक वर्ड वहां पे गायब कर दिया इन्होंने, पहला। दूसरा, ये 28 to 43C पे जाके रुक गया, 43CB के बारे में कुछ नहीं बोला। तो जब मैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन में, तो जब मैं प्रिजम्पटिव पे जाऊंगा, तो क्या मैं 44AD 8% या 6% ले लेते हैं, क्या मैं 44AD के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी अप्लाई करूंगा? हम लोग करते आ रहे हैं, यस, करते आ रहे हैं। बट लॉ सेम चीज मुझे डायरेक्ट करता है कि नहीं? तो टेक्निकल आंसर इज नो, क्योंकि 28 to 43C बोल के वो रुक गया, कह रहा है सीबी के ऊपर गया ही नहीं। दूसरा, इन द केस ऑफ एन एलिजिबल एसएससी कैरिंग ऑन एलिजिबल बिजनेस, यस दे एलिजिबल एसएससी, एलिजिबल बिजनेस। और जब मैं एलिजिबल एसएससी का डेफिनेशन देखता हूँ जो कि एलिजिबल बिजनेस कैरी कर रहा है, उस केस में वो कहता है हुज टोटल टर्नओवर ग्रॉस द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीस। तो टर्नओवर, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ या टर्नओवर को रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ? द प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और a contract or a contract for providing service shall be determined on the basis of percentage of completion method। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? और द प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट providing this services shall be determined on the basis of completion method। ये टर्नओवर की बात ही नहीं कर रहा, जबकि 44AD कहता है टर्नओवर और ग्रॉस एसेट। 44AD, 44AB कहता है सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस एसेट। दूसरा, 44AD कहता है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंट्री कंटेंट इन सेक्शन 28 to 43C। 43CB के बारे में कुछ नहीं बोला, तो आप वो ले, आप उसको लो। तो उस, अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है तो क्या हमें वहीं तक रुक जाना चाहिए, या मुझे लगता है कि नहीं, ये पोजीशन हमारा डिफरेंट बनता है? क्योंकि इसमें आप मुझे खुद ही बता रहे हो कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैसे निकालना है। जबकि हम 44AD में जो टर्नओवर होता है उसका 8% लेके या 6% लेके प्रॉफिट निकालते हैं।
ये हमें कह रहा है कि आपका प्रॉफिट कैसे निकलेगा। प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन मेथड। आप सीधा प्रॉफिट पे पहुंचते हैं, कंप्लीशन मेथड पे इतना प्रॉफिट होगा। डिस्कनेक्ट है ये 44 3 CB को, जब आप 44 AD के साथ लिंक करते हैं, 44 AB के साथ लिंक करेंगे, डिस्कनेक्ट आएगा। ठीक है सर, अब छोटा छोटा केस स्टडी भी करते जाते हैं साथ साथ में, ताकि आपको थोड़ा एंगेज भी किया जाए। ये छोटा सा क्वेश्चन है सर आपके लिए। टोटल सेल्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑफ ए कंपनी इज से 9 करोड़, एंड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इज 2 करोड़। छोटा क्वेश्चन है सर, टैक्स रेट अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने वो तो डिस्कस कर लिया कि 10 करोड़ होना चाहिए। सो यस, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो अगर 2 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन से आ रहा है, एंड दैट फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इज अराइजन बिकॉज ऑफ द सेल्स, तो यस वो ऐड होगा। अगर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अराइजन बिकॉज ऑफ द मशीनरी या कोई कैपिटल आइटम के कारण आया है, तो नहीं होगा। गाइडेंस नोट में क्लियर पोजीशन है इसके ऊपर। अब आते हैं जो हम लोग 44 AB का क्लॉज ए में पढ़े, एग्रीगेट ऑफ सेल ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स, सिमिलरली एक्सपेंडिचर। इसका मतलब जो भी आप हो रहा है सब कुछ ऐड कर दीजिए। क्या क्या रिसीव हो सकता है, कोई लोन आपने लिया है वो आएगा, पिछले साल का कोई पेमेंट है रिसीवेबल में खड़ा था वो आ गया, अगले साल के लिए कोई एडवांस आ गया, इस साल का तो जो सेल्स हुआ है उससे जो पैसा आया वो तो है ही है। जो भी अमाउंट आपका रिसीव हुआ है सब कुछ ले लीजिए, इंक्लूडिंग कैपिटल रिसिप्ट, इंक्लूडिंग कैपिटल रिसिप्ट। सिमिलरली पेमेंट के ऊपर भी अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग कैपिटल पेमेंट। अब एक केस स्टडी करते हैं इसमें छोटा सा। टर्नओवर ऑफ मिस्टर ए इज फॉर द ईयर फाइनेंशियल 24-25 is 7 करोड़, आउट ऑफ विच कैश रिसीव्ड इज 70 lakhs। अपेरेंटली 10% है, फिट बैठता है हमारे 44 AB में, 1 करोड़ में ही रहेगा क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, एंड रिसीवेबल इज 1 करोड़। इसका मतलब जो मुझे रिसीव हुआ है वो 6 करोड़ हुआ है। ही ऑल्सो गॉट ए लोन ऑफ 10 करोड़ फ्रॉम बैंक, तो टोटल रिसीविंग कितना हो गया, 16 करोड़। तो 44 AB में कौन सा सेक्शन में इसका अप्लाई करेंगे सर, 44 AB का में लेंगे या नहीं लेंगे, टैक्स रेट होगा या नहीं होगा? एनी आंसर? एनी आंसर ऑन दिस सर? यस नो, मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, यस नो। सो टोटल रेवेन्यू 16, टोटल रिसिट 16 करोड़, टोटल कैश 70 लाख, विच इज लेस देन 5%, नॉट कवर्ड। नॉट कवर्ड इसका मतलब आपका टैक्स ऑडिट नहीं होगा। सॉरी, आपका कैश एसेट इज 70 lakhs, तो आपका टैक्स ऑडिट फॉल करेगा बिकॉज आपका 5% को एक्सीड कर रहा है। दूसरा पॉइंट, अदर योर आंसर विल बी डिफरेंट इफ द सेल्स अमाउंट इज 12 करोड़। अगर 12 करोड़ का होता और 3 करोड़ मेरा रिसीवेबल होता, बाकी सारे फैक्ट सेम है, तो ऑडिट होगा कि नहीं सर, टैक्स ऑडिट होगा कि नहीं, यस नो? यस, सिंपल इज, टैक्स 12 करोड़ हो गया, 10 करोड़ को एक्सीड कर गया, मुझे टेस्ट ही नहीं करना है 5% का क्लॉज को। तीसरा, what would be the position if the sales during year is 9 crore and he also received 2 crore from the preceding year sales receivable? So अगर पिछले साल का कोई पैसा आया है तो वो भी हम रिसिप्ट में उसको इंक्लूड कर देंगे। ठीक है। सो बेसिकली आइडिया ये था इस केस स्टडी के थ्रू कि हमारा जो भी डाउटफुल है कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट था वो हम समझ लें उसको। एक इंपॉर्टेंट चीज है सर, अगर कोई पेमेंट सेटलमेंट से हुआ है तो क्या उसको हम 5% वाले में टेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? सो फॉर एग्जाम्पल, सुमित भाई को मुझे 1 करोड़ देना था और मुझे सुमित भाई को 50 लाख देना था, तो हमने नेट नेट में 50 लाख का लेन देन किया, बाकी का सेट ऑफ हो गया। अब वो 50 लाख में से 10 लाख कैश में आए हैं और बाकी का बैंक 40 लाख बैंक से आया, तो मेरा कितना परसेंट कैश है, कितना परसेंट अदर देन कैश है? सो इसमें जो नॉन कैश सेटलमेंट है, नॉन कैश सेटलमेंट है वो भी आपके टोटल रिसिप्ट का पार्ट बनेगा, बिकॉज जब आप काउंट करते हैं तो आपको देखना है कि मेरा कैश में कितना है, जो वर्डिंग यूज किया गया वो कैश।
other than cash should be so in cash should, other than cash should be more than 5%. सो अगर आपका कैश कंपोनेंट को आपको टेस्ट करना है, अदर देन कैश में जो भी सेटलमेंट हो रहा है, दैट इज पार्ट ऑफ दिस। अब आते हैं सर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों का अभी 44 AB का क्लॉज ए हमने किया बस। क्लॉज बी इज, जैसा मैंने बताया था, क्लॉज बी इज फॉर प्रोफेशन। प्रोफेशन अगर मैं बात करूं तो हम लोग का ध्यान सीधा था चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, सबसे पहले से आर्किटेक्ट। कैरिंग ऑन प्रोफेशन सेल इफ हिज ग्रॉस रिसिट इन प्रोफेशन एक्सीड 50 लाख रुपीज। तो 50 लाख से एक्सीड कर गया, आपका टैक्स ऑडिट कंपलसरी हो, खत्म। आपको इसमें कोई और टेस्ट नहीं दिया गया है। दूसरा, क्लॉज सी, कैरिंग ऑन बिजनेस। और अगर आप बिजनेस कैरी कर रहे हैं, 44 AE बीबी और बीबी में फॉल करते हैं, और एक तो इस केस में आपका टैक्स ऑडिट नहीं होगा। अगर आपका जो परसेंटेज उसमें प्रिस्क्राइब किया गया है, अगर आप उतना या उससे ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं तो आपका टैक्स ऑडिट नहीं होगा। अगर आप उससे परसेंटेज नीचे डिक्लेयर करते हैं तो आपका टैक्स ऑडिट होगा। ये 44 AD का पार्ट नहीं है, 44 AD को इसमें इंक्लूड नहीं करना है। सो दिस इज फॉर 44 AE, बीबी एंड बीबीबी। ये 3 सेक्शन के लिए है कि जो प्रेस्क्राइब परसेंटेज दिया गया उससे मैं नीचे डिक्लेयर करना चाहता हूं तो मुझे टैक्स ऑडिट कराना है। सो कितना परसेंटेज दिया गया है, कितना परसेंटेज दिया गया है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। 44 AE, बीबी, बीबीए, बीबीबी, एडीए। एडीए हम लोग अभी सेपरेटली डिस्कस करेंगे। क्लॉज डी, क्लॉज डी कहता है, ये फिर से प्रोफेशन के लिए है, कि अगर आप एडीए में फॉल करते हैं, एडीए में फॉल करते हैं, तो आप, और आपका रेवेन्यू 50 लाख से कम है, तो आप 50% का प्रॉफिट डिक्लेयर कर दीजिए, आपका हो गया। आपके तो 50% तो बहुत ज्यादा है, समझिए सुमित भाई का तो खैर उसका वो आउट ऑफ द लिमिट है। तो मेरे से छोटे फर्म जिसका टर्नओवर 50 लाख से कम है, तो हम लोग कहते हैं जी हम तो 50% नहीं दे सकते प्रॉफिट, क्योंकि इतना तो हमारा प्रॉफिट नहीं है, हमारा प्रॉफिट तो सिर्फ 10% है। तो ठीक, आप फिर ऑडिट करा लो। तो उसमें हमें और कोई क्राइटेरिया टेस्ट नहीं करना, यस आपके ऊपर ऑडिट अप्लीकेबल होगा। अभी लास्ट ईयर में इन्होंने ये 50 लाख का लिमिट को बढ़ा के 75 लाख कर दिया, बट कंडीशन ये है कि कैश कंपोनेंट शुड बी लेस देन 5%। अब इशू ये आता है कि मेरे क्लाइंट का टर्नओवर 60 लाख है। अब मैं 44 AB का क्लॉज बी लू या क्लॉज डी लू, और वो अगर मैं 50 जैसे 60 लाख, 60 लाख हो गए तो विच इज मोर देन 50 लैक्स। तो यहाँ पे जो भी हमने डिस्कस किया था कि प्रोफेशन एक्सीड 50 लाख, तो आप कहते हो आपका तो 50 लाख को एक्सीड कर गया, देन आपका तो ऑडिट कंपलसरी हो गया। तो मैं, मेरे पास प्रिजम्पटिव का भी सेक्शन है जो ये कहता है कि आपका 75 लाख तक भी आपको हम दे सकते हैं, लेकिन आपको 25% का प्रॉफिट, सॉरी 50% का प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर मेरा टर्नओवर 70 लाख है और उसमें सारा ही बैंक के थ्रू है, तो मुझे 37.5 लाख का प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। तो कहता है फिर आपके लिए टैक्स रेट में जाने का जरूरत नहीं है। अगर मैं वहां नहीं जाता हूँ और मैं परसेंटेज भी कम डिक्लेयर करता हूँ, तो मैं 44 ADA में क्लॉज डी में फॉल करूंगा, क्लॉज डी में फॉल करूंगा। सो ये सिचुएशन आपके सामने आएगा कि दोनों का टेस्ट, 44 AB का क्लॉज बी का एप्लीकेशन एंड 44 AB का क्लॉज डी का एप्लीकेशन कैसे है। सो इन किसी ने क्वेश्चन में भी डाला है, इन केस माय ग्रॉस बिलिंग इज 60 लाख बट रिसिट्स आर ओनली 40 लाख, आर ओनली 40 लाख। सो सर, जब हम लोग प्रोफेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशन में जो इन्होंने डेफिनेशन दिया है उसमें सेल्स टर्नओवर नहीं बोला, सीधा ग्रॉस एसेट बोला, सीधा ग्रॉस एसेट। सो ग्रॉस एसेट इन प्रोफेशन, तो ग्रॉस एसेट का मतलब आप कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करें जरूरी नहीं है। ग्रॉस एसेट का मतलब आप अक्रूवल बेसिस पे भी कर सकते हैं, बट रिसिट इज आपका जो जो अकाउंटिंग मेथड है वो उसको रेफर करता है। बट फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस एसेट जो हम लोग 44 AB के क्लॉज ए में किए, ये उसको रेफर कर रहे हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप कैश बेसिस पे ही करना है। सो एज ए प्रोफेशनल माई टर्नओवर इज एज्यूमिंग 60 लाख रुपीज। तो क्या उस समय मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं तो, और मुझे मिला 40 लाख ही है, तो मेरा विच इज लेस देन 40 लाख, तो मैं, आपका रिसिट, ग्रॉस रिसिट इज मोर देन 50। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि सबसे सारा प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। कैरिंग ऑन
द बिजनेस, कैरिंग ऑन द बिजनेस, एसएससी बिजनेस कर रहे हैं, इफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 44 एडी आर एप्लीकेबल इन द केस and his income exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax in the previous year. So दो दो कंडीशन इसमें दिया। पहला, आप 44 एडी के क्लॉज 4 से यहाँ पे आए हैं, एंड योर इनकम डज नॉट एक्सीड द मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ये दिस इज सो, तो आपका क्लॉज ई एप्लीकेबल होगा, आपके ऊपर टैक्स ऑडिट होगा। अब ये क्लॉज क्या कहता है हम लोग को इसको इसके ऊपर समझना है, बट उसके पहले 44 ए बी को पूरा क्लोज कर लेते हैं। तो 44 ए बी के अभी हम लोगों ने ए बी सी डी ई कंप्लीट किया, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा। तो 44 ए बी का जब हम लोग क्लोज क्लोज करेंगे, तो ये कहता है यहाँ इसके बाद, शैल गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड फ्रॉम द अकाउंटेंट, ऑब्टेन सच ऑडिट रिपोर्ट बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। अभी उसके ऊपर भी इशू आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड डेट। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन में ही ये वर्ड इंक्लूड कर दिया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड डेट। So specified date को इन्होंने बोला इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ द एसएससी द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। इसका मतलब जो मेरा रिटर्न फाइलिंग डेट है, हम उसको लेते हैं, मेरा वहां के एक महीना पहले इज माई स्पेसिफाइड डेट, 1 मंथ प्रायर टू द रिटर्न फाइलिंग डेट इज माई स्पेसिफाइड डेट। और यहाँ पे जो आपको ऑब्टेन करने के लिए कह रहा है ऑडिट रिपोर्ट, वो कहता है बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। Get his accounts, get his accounts of such previous year audited by an accountant before specified date and furnished by that date. So आपको लेना पहले है, फर्निश आप उस डेट तक भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, अब थोड़ा 44 AD के ऊपर फोकस करते हैं, बिकॉज ये 44 AD इज नॉट ऑब्स्टेंट नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज, तो इसका स्टार्टिंग भी थोड़ा डिफरेंट है। For not standing anything contrary contained in section 28 to 43C। एक क्वेश्चन पहला, 44 AD को मैंडेटरी सेक्शन है या ऑप्शनल सेक्शन है? एनी आंसर? मैंडेटरी सेक्शन है, ऑप्शनल सेक्शन है? ऑप्शनल। इट मींस एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी, एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ये लें, अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस डाले हुए हैं, जो विच इज हायर कंप्लायंस, तो आपको वो करना पड़ेगा। सो notwithstanding anything contrary condition 2243C in the case of an eligible SSC। सो अब इन्होंने बता दिया हु इज एलिजिबल एसएससी, इंगेज्ड इन एलिजिबल बिजनेस, इन्होंने ये बता दिया कि एलिजिबल बिजनेस में कौन फॉल करेगा। फिर असम इक्वल टू 8% ऑफ द टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसीट ऑफ द एसएससी। सेल्स नहीं बोला, सेल्स नहीं बोला, टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट ऑफ द एसएससी इन द प्रीवियस ईयर ऑन अकाउंट ऑफ सच बिजनेस। सच बिजनेस, मेरे पास दो बिजनेस है, तो क्या मैं दोनों में अलग अलग 44 AD ले सकता हूँ? द आंसर इज यस, मैं ले सकता हूँ, क्योंकि सेक्शन मुझे खुद कहता है कि आपको उस बिजनेस से। लेकिन जनरली हम लोगों ने ये देखा है कि लोग टर्नओवर को पैन बेस पे टोटल करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि मेरा एक इस पैन पे टोटल टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ है तो टैक्स ऑडिट होगा। लेकिन अगर लेस देन 1 करोड़ है और आपके दो बिजनेस में 70-70 लाख का टर्नओवर है, तो क्या ये आप ये ले सकते हैं कि मैं दोनों में प्रिजम्पटिव में चला जाता हूँ, मैं आई विल नॉट गो फॉर टैक्स ऑडिट, क्योंकि यहाँ पे भी लैंग्वेज इन्होंने बोला सच बिजनेस। और 44 AD भी यही बोलता, 44 AB भी यही बोलता है, बिजनेस बिजनेस फ्रॉम सच बिजनेस एज द केस में भी अ सम हायर देन द अफोरसेड अमाउंट। सो अभी समझिए कि आपके पास कोई क्लाइंट आता है जिसका टर्नओवर है 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, और वो कहता है मैं 44 AD ले लो, मैं 10% डिक्लेयर कर देता हूँ। उसका बैंक स्टेटमेंट में जो एक्सपेंडिचर डिटेल है, उसका बैंक स्टेटमेंट में जो एक्सपेंडिचर डिटेल है, वो उसने खर्चा ही टोटल में 20-30% किया हुआ है। तो मैं प्रॉफिट कितना लूंगा? जो मेरा 10% लूंगा, जो जो मेरा 8% या 10% जो भी मैं लेना चाहता हूँ एज पर 44 AD, या जो एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है मेरा कंसिडरिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ द एसएससी, मुझे कौन सा लेना चाहिए? एनी आंसर ऑन दिस? एक्चुअल। ओके विनोद सर।
करेक्ट। एक्चुअल, यस आकाश सर, एक्चुअल लेना चाहिए। सो एक्चुअल लेना चाहिए क्योंकि आपका हायर प्रॉफिट बन रहा है वहां पे। सेक्शन का लैंग्वेज बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहता है एज द केस में बी अ सम हायर देन द अफोरसेड सम क्लेम्ड टू हैव बीन अर्न्ड बाय द एलिजिबल एसएससी। जो अगर हायर है तो आप हायर लीजिए, अगर आपका 8% से कम है तो आप 8% डिक्लेयर कर दो, हम मान जाएंगे। अदरवाइज आपका 8% से ऊपर है तो आप एक्चुअल कीजिए। होता क्या है, लोग 8% डिक्लेयर करते हैं फॉर 44 AD, और उसके बाद जब कैपिटल में ऐड करना होता है तो एक्चुअल ऐड कर देते हैं कैपिटल में। तो उसके कारण आपका एडिशन बन जाएगा, स्क्रूटनी में केस आने का बहुत चांस है, बहुत ज्यादा। दूसरा क्लॉज, ये जो 8%, इसको 6% भी कंसिडर किया जा सकता है अगर आपका बैंकिंग चैनल से ट्रांजेक्शन हुआ है तो। इशू ये आता है कि मेरा बैंक के थ्रू अगर ट्रांजेक्शन हो तो मैं कब टेस्ट करूंगा, कब तक का टेस्ट करूंगा? 31 मार्च तक का टेस्ट करूंगा या उसके बाद तक का भी टेस्ट? क्योंकि हो सकता है कि मेरा पेमेंट ही नहीं आया 31 मार्च तक, लेकिन बाद में पेमेंट आ गया, तो मैं किसको लूंगा? रिटर्न फाइलिंग डेट तक जो भी आपका कैश में, जो भी आपका रिसीव हो रहा है उसमें से आप टेस्ट कीजिए बैंक से कितना आया, कैश में कितना आया, और उसके बेसिस पे आप 8% 6% डिटरमिन कीजिए। रिटर्न फाइलिंग डेट तक भी पैसा नहीं आया, बाद में आता है, तो मैं कैसे लूंगा? सो रिटर्न फाइलिंग डेट तक आपका कोई पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो क्या मैं 6% ले सकता हूँ? आंसर इज नो। मैं 8% लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरे को रिसीविंग ही नहीं है। सब्सिक्वेंटली जब मुझे रिसीव हुआ तो वो बैंक के थ्रू रिसीव हुआ, तो 2% का मेरा एक्सेस डिक्लेरेशन हो गया। अभी मैं क्या रिवर्स कर सकता हूँ उसको आगे जाके? यस नो कर सकते हैं सर? एनी आंसर? If your turnover is 2.75 crore, then it is mandatory to maintain the books of accounts. Arvind sir, yes, yes sir. Arun sir, last year ITR 4 file turnover rupees 20 lakh, and this year 24-25 turnover. This year turnover is 21 lakh. Last year turnover is 20 lakh, and this year turnover is 21 lakh. ITR 3 फाइल एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन। सर आईटीआर का मुझे नहीं पता, 3 जाएगा कि 4 जाएगा। मैं तो आपको वो बता सकता हूँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करना है कि नहीं करना है। सो अगर आप देखेंगे 44AA बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन है 44AA का, और वो क्लियर कहता है कि अगर कोई स्पेसिफाइड कैटेगरी में अगर आप फॉल नहीं करते हैं तो उस केस में बोलता है इफ द इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड्स 1,20,000 रुपीज इन द or his total sales turnover or gross receipts as the case may be in the business exceed 10 lakhs rupees, then आपको मेंटेन करना है। बहुत नॉमिनल लिमिट है सर। एवरी पर्सन कैरिंग आउट बिजनेस नॉट बीइंग अ प्रोफेशन, प्रोफेशन के लिए अलग से कर दिया कि आप किस में फॉल करते हैं, करना है ऑल केस। बिजनेस में भी टू माई माइंड ऑल केस कवर्ड। ठीक है सर। 44AD का जब मैं डिटर्मिनेशन करूंगा 8% 6%, तो मैं रिटर्न फाइलिंग डेट तक जो भी पैसा आया है काउंट कर लूंगा, उसके बाद कुछ आता है तो उसका कंसिडरेशन नहीं होगा। लॉ खुद ही कहता है कि हम जो भी डिडक्शन है वी विल अज्यूम या प्रिज्यूम कि आपने ये क्लेम कर लिया है, आपको कोई फर्दर 32 38 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इवन आपको 32 में जो डिप्रिसिएशन है वो भी मान लिया जाए कि आपको मिल गया है। अभी जब आप फर्दर आप बाहर आएंगे 44AD से, तो आपको कैलकुलेशन करके आना है। मतलब आपने आज 44AD में आप थे, तो आपने डिप्रेशन कैलकुलेट ही नहीं किया, एज्यूमिंग कि वो मिल गया। बाद में जब आप 44AD से बाहर आते हैं तो आप एज्यूम कैलकुलेट कीजिए जैसे कि आपने ऑलरेडी क्लेम किया हुआ है, उसके बाद जो बैलेंस है वही आपका WDV होगा। सर 44AD में यस यू कैन टेक स्पेकुलेटिव, ले सकते हैं, क्योंकि दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर वो बिजनेस है और सेक्शन 44AD कहता है कि क्या बिजनेस में है, मैं हूं तो ले सकता हूँ। एलिजिबल बिजनेस में हूं तो ले सकता हूँ, यस मैं एलिजिबल बिजनेस में हूँ, क्योंकि एलिजिबल बिजनेस के बारे में जो उन्होंने बोला है उसमें मैं कवर्ड हूँ।
एलिजिबल एसएससी हूं तो मैं ले सकता हूं। इस केस में यस, आप 44 AD ले सकते हो। If turnover is 1.75 crore and books of accounts maintain profit 3%, whether tax audit is applicable? अगेन टेस्ट 44 AB का क्लॉज ए में है या प्रोवाइजो क्लॉज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर प्रोवाइजो क्लॉज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, नो नीड फॉर टैक्स ऑडिट, क्योंकि थ्रेशोल्ड 10 करोड़ है। अगर आप प्रोवाइजो क्लॉज को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए टर्नओवर का थ्रेशोल्ड 1 करोड़ का है, उस केस में आपको ऑडिट कराना है कंपल्सरी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। WDV अभी हमने डिस्कस किया, वो भी कंसिडरेशन में आएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने वहां पे पढ़ा था क्लॉज ई में कि 44 AD के क्लॉज 4 से आप आए हैं, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेयर एन एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन and he declares profit of any of the 5 assessment year relevant to the previous year succeeding, फ्यूचर की बात कर रहा है, such previous year not in accordance with the provisions of subsection 1, he shall not be eligible to claim the benefit of the provisions of this section for 5 assessment years subsequent to the assessment relevant assessment year। प्रीवियस ईयर के छोड़ के आगे के 5 साल में आप एलिजिबल नहीं है क्लेम करने के लिए 44 AD, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। और क्लॉज 5 कहता है कि अगर आप 4 में फॉल करते हैं तो आपको कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है और ऑडिट भी कराना है। आप बोलेंगे मेरा टर्नओवर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कराना है, कराना है। किसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा, ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि TAQRB ने भी ये हाईलाइट किया है। उनके पास भी पॉइंट आई थी और गाइडेंस नोट भी इन्होंने हाईलाइट किया है कि कमीशन के केस में भी लोग 44 AD क्लेम कर रहे हैं, विच इज नॉट करेक्ट। सो अगर आप कमीशन एजेंसी में हैं, कोई एजेंसी बिजनेस कर रहे हैं या कमीशन ब्रोकरेज रिसीव कर रहे हैं तो नहीं कर सकते। क्या कोई पर्सन जो कि प्रोफेशन भी कैरी कर रहा है और बिजनेस भी कैरी कर रहा है, क्या वो 44 AD ले सकता है? एनी आंसर ऑन दिस? कोई पर्सन अगर बिजनेस कैरी कर रहा है और प्रोफेशन भी कैरी कर रहा है तो क्या वो बिजनेस के लिए 44 AD ले सकता है, एज्यूमिंग टर्नओवर का वो जो क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, प्रॉफिट का क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई कर रहा है? ले सकते हैं क्या? विनोद सर ने बोल दिया नो, नहीं ले सकते, क्योंकि जो हम टेस्ट कर रहे हैं 44 AD दैट इज फॉर बिजनेस। लेकिन जब मैं 44 AD के क्लॉज 6 में आता हूं तो वो कहता है पर्सन, वो पर्सन की बात करता है। सो द प्रोविजन सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, नॉट सेंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन। ये बिजनेस की बात नहीं की यहाँ, या तो यहाँ लिखा टू अ बिजनेस और प्रोफेशन, टू अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन। इसका मतलब अगर कोई पर्सन प्रोफेशन कैरी कर रहा है तो बिजनेस भी कैरी कर रहा है, मतलब यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल। वैसे वर्षा हो तो चलेगा क्या? अगर कोई पर्सन प्रोफेशन कैरी कर रहा है उसमें 44 ADA लेता है, ADA लेता है और बिजनेस भी कैरी कर सकता है, वो 44 AD नहीं ले रहा है, कर सकते हैं क्या? पर्सन 44 ADA लेता है और वो बिजनेस भी कैरी कर रहा है, 44 AD नहीं ले रहा है, ले सकते हैं? यस, अरुण सर ने बोल दिया यस, कर सकते हैं, करेक्ट। सो अरुण सर आपने लिखा व्हाट इज एजेंसी बिजनेस? एजेंसी बिजनेस मीन्स सर लाइक मेनी बिजनेस वेयर which is based on the agency. अब now you have to determine that agency means P2, sorry, P2A। P2A का मतलब प्रिंसिपल टू एजेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। समझ लीजिए कि मैं गाड़ी का, मेरे क्लाइंट का शोरूम है गाड़ी का, तो वो P2P मॉडल पे या P2A मॉडल पे है। सो आप बोलेंगे कंट्रोल सारा कंपनी के पास होता है, प्राइस बढ़ाने का, घटाने का, स्कीम लाने का, सब कुछ उसका है, बट तब भी ये P2P मॉडल पे चलता है, P2P मॉडल पे चलता है। LIC एजेंसी कवर है इसमें, सो एजेंसी इज बेस्ड ऑन द कमीशन, सो यस, कमीशन एंड ब्रोकरेज कवर्ड है। A consultant not falling in the definition of professional, can he take 44 AD or would he claim 44 ADA? Sir, if he is not professional as per the definition given, तो ADA का तो ADA तो बाहर है, ADA से बाहर है,
तो 44 AD इसका मतलब अगर वहां से बाहर है, देन यू आर कैरिंग ऑन बिजनेस, बिजनेस ऑफ कंसल्टेंसी, बिजनेस ऑफ कंसल्टेंसी। प्रोफेशन मीन्स स्पेसिफाइड प्रोफेशन। एलिजिबल एसएससी, एलिजिबल एसएससी, क्योंकि 44 AD का क्लॉज ए यही कहता है, not standing anything contained in section 28 to 43C, an eligible SSC carrying on eligible business। So eligible SSC का टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आते हैं तो ये कहता है हम इंडिविजुअल को भी कवर करते हैं, एचयूएफ को भी कवर करते हैं, पार्टनरशिप फर्म को भी कवर करते हैं, पार्टनरशिप फर्म को भी कवर करते हैं, बट दैट पार्टनरशिप फर्म शुड नॉट एलएलपी। एलएलपी एलएलपी होगा तो नहीं हो आएगा, अदरवाइज कवर्ड है। दूसरा, रेसिडेंट होना चाहिए, अगर नॉन रेसिडेंट है तो नहीं मिलेगा। एंड, दोनों क्लॉज एंड से जुड़ा हुआ है। एंड हु हैज नॉट क्लेम्ड डिडक्शन अंडर 10A, 10AA, 10B, 10BA, ये सब में आपने डिडक्शन क्लेम नहीं किया। और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6, अंडर चैप्टर 6 से अंडर द हेड सी, जो हम लोग LIC प्रीमियम और ये सब का जो क्लेम करते हैं वो बी में आता है, चैप्टर वो हेडिंग बी में आता है। ये जो सी है, ये 80H, HHC, HHA, HSC, वो वाले जो क्लॉजेस हैं उसमें कवर करता है। 80R उसमें कवर होता है, तो इस वाले का आपने डिडक्शन नहीं क्लेम किया है, करते हैं, तो ही आप एलिजिबल एसएससी है। दूसरा, एलिजिबल बिजनेस कैरी करना चाहिए। व्हाट इज एलिजिबल बिजनेस, कहता है ये अगर आप अप्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ कैरेज गुड्स में है तो यू आर नॉट एलिजिबल एसएससी, नॉट एलिजिबल एसएससी, अदरवाइज ऑल आर कवर्ड। And whose turnover gross asset, turnover gross asset in the previous year does not exceed 2 crore rupees, 2 crore rupees। तो ये 2 करोड़ को 3 करोड़ कर सकते हैं अगर आपका 5% से ऊपर का कैश कंपोनेंट है तो। 2 करोड़, ये 2 करोड़ को उन्होंने चेंज किया है। और जो रिसिट की बात कर रहे हैं वहां पे लिखता है, यस, प्रोवाइजो क्लॉज इसमें इंसर्ट किया इसी वाले में, जिसमें इन्होंने बोला वेयर द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश, ये वर्ड में इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूं सर, इन कैश, does not exceed 5% of the total turnover gross of the previous year, this surplus shall have the effect if the word 2 crore is shall be read as 3 crore। यहाँ पे जो टेस्ट है वो 44AB के टेस्ट से अलग है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपको रिसिट की बात कर रहा है, पेमेंट का कुछ नहीं बोल रहा है, ये रिसिट की बात कर रहा है। एंड दैट रिसिट ये नहीं बोल रहा ऑल रिसिट इंक्लूडिंग रिसिप्ट फ्रॉम सेल्स, ऐसा भी नहीं बोला। ये कह रहा है सिर्फ सेल्स टर्नओवर से जो आपका रिसीव हुआ है, टर्नओवर और ग्रॉस एसेट्स जो आपका रिसीविंग है वो, उसमें 5% से कम का अगर कैश कंपोनेंट है तो हम ये 2 करोड़ को 3 करोड़ तक भी दे सकते हैं आप। तो अगर आपका 3 करोड़, आप किसी क्लाइंट का टर्नओवर 2.5 करोड़ है तो आप, और सारा बैंक से है तो आप 8% ले लीजिए, सॉरी 6% ले लीजिए, आपका इजी हो गया। अब आता, मैंने कैश पे स्ट्रेस दिया था, कैश इन्होंने प्रोवाइजो क्लॉज में लिखा स्पेशली that for the purposes of this proviso, the receipt of amount or aggregate of the amounts by a check drawn on a bank or by a bank draft which is not account payee is cash। इसका मतलब अब लॉ यही क्लियर करता है कि अगर कोई नॉन अकाउंट पेई चेक है तो वो कैश है। चैलेंज आती है हम लोग के पास जो कंसल्टेंट्स हैं या ऑडिटर हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा स्टेटमेंट देख के कि ये अकाउंट पे ही चेक से है या बिना अकाउंट पे ही चेक से है। हम ये जो भी अकाउंट में आता है हम कहते हैं सब अकाउंट में आया है, सब बैंकिंग चैनल से हुआ है। लेकिन बी मोर स्पेसिफिक, क्योंकि वहां पे वर्डिंग इन्होंने क्लियर यूज किया। कैसे असेसिंग ऑफिसर को हम सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज अगेन ए चैलेंज, दैट इज अगेन ए चैलेंज। अच्छा, मैं थोड़ा अभी क्वेश्चंस को पार्क कर रहा हूँ आपका, क्योंकि अभी थोड़ा कवर करते हैं फिर सारे क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है सर, ये हमने डिस्कस किया प्रोवाइजो क्लॉज 1, प्रोवाइजो क्लॉज 2। अब थोड़ा इंटरप्ले ऑफ 44AB और ADA का करते हैं। इसमें जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वो हम लोग का केस स्टडी से सॉल्व होगा, तो थोड़ा केस स्टडी पे जाते हैं तुरंत। 44AB, provided that section 44AB shall not apply to the person who declares profit and gain in the
सो दिस इज व्हाट इफ द प्रॉफिट एंड गेन नॉट डिक्लेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद 44 एडी। आपने 44 एडी के हिसाब से नहीं किया तो क्या होगा? नॉट मच, क्योंकि हमने 44 एबी को क्लियर थॉरली कवर कर लिया है, 44 एडी को भी कर लिया। अब सिचुएशन को आप कितना भी उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। सो व्हाट इज हाउ इट वर्क्स? अमेंडमेंट में क्या रहा, पहले क्या था, 16 15 में भी अमेंडमेंट हुआ, 16 में भी अमेंडमेंट हुआ, तो उसका क्या इम्पैक्ट है? बट आज के डेट में यस, जो अप्लीकेबल है हम लोग उसके ऊपर फोकस करते हैं। स्पेसिफिक हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारा 44 एबी का पांचों क्लॉज हमने पढ़ लिया, उसके बाद बोलता है गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड ऑफ सच प्रीवियस ईयर बाय एन अकाउंटेंट बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, 29th को आपको लेना है। सो मैं अगर मैं 30 सितंबर की बात करूं, एज्यूमिंग 31 अक्टूबर इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, सो आपके लिए स्पेसिफाइड डेट हुआ 30 सितंबर। अगर 30 सितंबर होगा तो मुझे जो ऑडिटर का साइन चाहिए ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, वो मुझे 29th का चाहिए। फाइलिंग डेट आपका 30th हो सकता है, बट क्योंकि लॉ एकदम क्लियर है, बोलता है बिफोर दिस, अगर अगर ऐसा इंटेंशन होता कि आप उस डेट को भी ले सकते हो तो ये लिखता ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, उन्होंने ऑन वर्ड यूज नहीं किया, सो बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। सो ये एक इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है कि अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 9 करोड़ है और आपने 9 करोड़ के बेसिस पे उसका फाइल कर दिया, बाद में उसका सर्च होता है, पता चलता है कि एक ऐसा बिल बुक निकला जिसमें 2 करोड़ का एंट्री छूटा हुआ था। अब टैक्स ऑडिट होगा कि नहीं होगा? यस नो? सो इसमें कोर्ट का एक रूलिंग है और दिल्ली आईटीएटी का, जिसमें कि इन्होंने एविडेंस एक्ट को भी कवर किया एंड क्लियरली सेड देयरफॉर इन व्यू ऑफ सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द टर्म अकाउंट्स should be understood as accounts which are maintained in the regular course of business alone should be considered for computing the limit. So maintained in the regular course of business ये important है। अगर आपने नहीं लिया तो असेसिंग ऑफिसर इसके सिर्फ इस ग्राउंड पे पेनल्टी तो नहीं लगा सकता, ठीक है, आपको इनकम को इंक्लूड कर देगा, उसके ऊपर इनकम वो कैलकुलेट भी करेगा, टैक्स भी कैलकुलेट करेगा, सब कुछ ओके, पेनल्टी नहीं लगा सकता कि आपने टैक्स ऑडिट नहीं किया, आपको करना चाहिए था, नॉट नेसेसरी। केस स्टडी नंबर 8, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो एक एक केस स्टडी पे रुकने का अभी जरूरत नहीं है। 44 एडी हमारा पर्पस ये था, 44 एबी और एडी का इंटरप्ले करना। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग क्यूएंडे करते हैं सर। तो फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस 24-25 टोटल टर्नओवर 1.5 करोड़, प्रॉफिट मोर देन 8% और 6%, जो भी समझ लीजिए कि कैश में है, कुछ मिक्स्ड आ रहा है। वेदर 44 एडी, वेदर एसएससी कैन अप्लाई 44 एडी, यस नो? सर थोड़ा फास्ट फास्ट करते जाएंगे। यस कर सकते हो। वेदर योर आंसर वुड बी डिफरेंट if it is not the first year of business of the एसएससी, कुछ फर्क आएगा सर? अगर ये पहला साल नहीं होता, तीसरा चौथा साल होता, दूसरा साल होता, तो कुछ फर्क आता क्या? फर्क आएगा सर। आपको पिछले साल में जाके भी चेक करना पड़ेगा कि उसने 44 एडी लिया है कि नहीं लिया है। या उसके पहले भी आपको जाके चेक करना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि 44 एडी पहले लिया था और उससे विड्रॉ कर गया और इस साल में फिर वो 44 एडी ले रहा है, नहीं ले सकता फिर 44 एडी। तो आपको 5 साल का देखना है, 5 साल का देखना है, फर्क पड़ेगा। Whether your answer will be different if the turnover for the financial year 24-25 is 95 लाख, 95 लाख का टर्नओवर हो गया, 1.5 करोड़ का नहीं होता, तो क्या होगा? 44 एडी अवेलेबल, यस, 44 एडी तो मुझे मिल ही जाएगा एनीवे। लेकिन अगर मेरा पहले से बिजनेस चलता हुआ आ रहा है तो फिर 95 लाख के केस में भी मुझे जाके पीछे देखना पड़ेगा कि कहीं मैं विड्रॉ तो नहीं कर लिया है 44 एडी। अगर किया है तो फिर आपका 95 लाख पे भी यस आपका ऑडिट होगा। ईयर ऑफ बिजनेस 20 21 22 23 24 25 टर्नओवर एक 1.2 करोड़, 1.5 करोड़, 1.8 करोड़, 2 लाख। एक्सपेंसेस भी क्लेम किया, तो ये एक्सपेंसेस ऐसा बनाया गया है कि 8% को सेटिस्फाई कर रहे हैं।
एक्सेप्ट 24-25 में। आपके पास 24-25 में एसएससी आता है, तो एवरी ईयर एसएससी डिक्लेयर्ड इनकम अंडर 44 हर साल वो 44 एडी ले रहा है। एसएससी डिक्लेयर्ड प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 8% एवरी ईयर। 24-25 में 44 एडी ले सकते हैं क्या? 24-25 में 44 एडी ले सकते हैं क्या? टर्नओवर इज ओनली 2 lakhs, नॉट 2 करोड़, ओनली 2 lakhs, एंड एक्सपेंडिचर इज 1.5 लाख। सो बिजनेस से अगर आप काउंट करें, एज्यूमिंग एसएससी का और कोई इनकम नहीं है फॉर एग्जांपल, तो 44 एडी में एलिजिबल एसएससी भी नहीं रहेगा, बिकॉज बिकॉज उसका प्रीवियस ईयर। सो whether he is eligible SSC in that year or not, 44 AD में मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? सो 44 AD में आई कैन गो, लेकिन मेरा टर्नओवर इसे 2 लाख है, तो मैं वैसे भी 2.5 लाख से नीचे रहूंगा मेरा, अगर मैं, अगर एज्यूमिंग कोई इनकम नहीं है। एज्यूमिंग मेरा कोई और इनकम है, तो मेरा क्या सिचुएशन बनेगा? क्या मैं अगर इससे बाहर होता हूँ तो बोला जा सकता है कि 44 AD से आप ऑप्ट आउट कर गए? सो ये एक डिफरेंट सिचुएशन में लेके जाता है कि इसको, इस केस में 44 AD को कैसे, 44 AB से तो अब रूल आउट है, कोई इशू नहीं है। 44 AB का इंटरप्ले कैसे होगा? क्या मैं 44 AB में अगर इसका नहीं कराता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो परसेंटेज है विच इज हायर देन 8% और 10%, तो इस केस में क्या मैं 44 AD में जाऊंगा, 44 AB में जाऊंगा? द आंसर इज नो। 44 AD में जा सकता हूँ, आंसर इज यस, लेकिन आपका टोटल इनकम ही लेस देन 2.5 lakhs होगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है सर, इसको करते हैं। Previous year 22-23 profit declared under 44 AD and filed the return of presumptive taxation. Previous year 23-24 turnover was 2.5 crore and tax audit was not done under section 44 AB and the return filed accordingly. Previous year 24-25 turnover is less than 1 crore and SSC wants to declare profit under 44 AD। कर सकते हैं क्या सर? 44 AD में जाके कर सकते हैं इसको? यस, नो? सो जो लोग, सर मिक्स्ड आंसर आ रहा है, तो नो, नो का पर्पस मेरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है 23-24 में वो ऑप्ट आउट कर गया। टेक्निकली टेक्निकली वो 23-24 में ऑप्ट आउट नहीं किया, कंपल्सरी बाहर हो गया, बिकॉज 2 करोड़ का लिमिट है, इसलिए वो 24-25 में ऑप्ट इन कर सकता है, बिकॉज वो बाहर नहीं हुआ, वो उसी में, बट ही इज नॉट एलिजिबल एसएससी इन दैट ईयर, सो वो उसने नहीं लिया। उसके बाद वो फिर एलिजिबल एसएससी होगा, फिर ले लिया। 23-24 44 AD में किया। 24-25 1.5 करोड़ का टर्नओवर था, और उसने 44 AD से बाहर हो गया वो, ऑप्टेड फॉर द टैक्स ऑडिट। 24-25 में इज लेस देन 1 करोड़ एंड एसएससी वांट्स टू गो फॉर 44 AD। कर सकते हैं क्या? सो सिमिलर टू दिस, इस केस में 44 AD आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि आपने 23-24 में ऑप्ट आउट किया है। पहले ऑप्ट इन किया, पहले आपने लिया 44 AD, फिर ऑप्ट आउट किया, फिर 44 AD लेना चाहते हैं, तो अगले 5 साल तक के लिए आपको ब्लॉक है, नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कमीशन का 2-3 बिजनेस में अगर होगा तो क्या होगा? अब ये वाला थोड़ा करते हैं, ये आप लोगों के लिए ही है सर। Where the profit of the SSE are computed on presumptive basis under 44 AD, the other deduction including depreciation shall not be allowable. Yes, no, sir? Yes, yes, not be allowable. So reference to Allahabad High Court, Sahu Construction. Other judgments are also there. मैंने just take reference के लिए लिया, और भी judgment है. Once the SSE opted for presumptive income scheme under 44 AD, the SSE is not under any obligation to explain individual entry of cash deposit in bank unless such entry has not no nexus with the gross asset. अगर आपके अकाउंट में कैश डिपॉजिट हुआ है,
तो आप कह सकते हैं लेकिन आपने टर्नओवर अपना उसके हिसाब से लिया हुआ है, तो क्या आप कह सकते हैं ये जो कैश डिपॉजिट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई रिसिट, और मैंने ऑलरेडी ये लिया हुआ है, तो आपको इंडिविजुअल लाइन आइटम को आंसर करने का जरूरत नहीं है। हालांकि पीछे बहुत सारे केसेस में डिपार्टमेंट ने अप्लाई किया ये कि 44 AD इज नॉट इम्यूनिटी फॉर टू इन्वोक सेक्शन 68, कि आपने कैश डिपॉजिट किया है तो आपका इम्यूनिटी नहीं है। बट यस, कोर्ट ने क्लियरली बोला कि अगर विद इन द एम्बिट है और एसएससी ने उतना ही टर्नओवर को डिक्लेयर किया तो एसएससी कैन क्लेम। तो आपको लाइन आइटम को एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, सुरेंद्र पाल आनंद। सो टैक्स रेट को रिवाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं सर? यस, सिस्टम हमेशा से अलाउ करता रहा है करने के लिए। लॉ में रिस्ट्रिक्शन है। लॉ सिर्फ दो केस में करने के लिए बोलता है, वन इज 43B का केस हो, दूसरा 40 का, सेक्शन 40 का केस हो। लेकिन अगर आप रिटर्न फाइल, अगर आप ऐसे रिटर्न को अपना टैक्स रिपोर्ट को रिवाइज करते हैं तो सिस्टम अलाउ कर देता है और डिपार्टमेंट भी एक्सेप्ट करता है। लेकिन लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। दैट इज द प्रोविजन इज ओनली इन टू केसेस, 43B और 40। ये भी कब आएगा? आपने रिपोर्ट कर दिया सितंबर के पहले, रिटर्न फाइलिंग का डेट है अक्टूबर। इस एक महीने में अगर एसएससी ने अपना टैक्स डिपॉजिट कर दिया तो क्लेम कर लेगा एक्सपेंडिचर को 40 में या 43B में। तो उस केस में कहता है कि आप इस केस में टैक्स रिपोर्ट को रिवाइज कर सकते हैं। अगर एसएससी फेल हो गया रिपोर्ट करने के लिए तो 1.5% या फिर 0.5% या फिर 1.5 लाख, विच एवर इज लेस, उतना ही पेनल्टी लगेगा, उतना ही पेनल्टी लगेगा। एक इंटरेस्टिंग केस आया कि एसएससी का बिजनेस है, दो बिजनेस है उसका। एक से उसका टर्नओवर 15 करोड़, दूसरे से 70 लाख। उसने 15 करोड़ वाले को तो डिक्लेयर कर दिया, 70 लाख वाला उसका छूट गया। एसएससी ऑफिसर ने बोला कि आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में 70 लाख आपको डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए आपका हम पेनल्टी इन्वोक कर रहे हैं। कर सकता है क्या? 271B में टैक्स ऑडिट के लिए कि नॉन प्रिपरेशन ऑफ टैक्स ऑडिट। उसने टैक्स ऑडिट तो कराया है, टर्नओवर इनकम्प्लीट है या इनएक्यूरेट है, उस केस में 271B नहीं लगेगा। क्लियर सर? सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। अभी आते हैं जो आप लोगों ने केसेस क्वेश्चन डाले हैं। सुमित भाई, हम लोग अगर इसको ओपन टू ऑल कर दे डिस्कशन के लिए तो बेटर रिजल्ट आएगा। यस सर, यस। यस सर। सो एक बार चैट बॉक्स में जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस थे। इफ ड्यू टू इफ ड्यू टू एजेंसी बिजनेस कम्स आउट ऑफ 44 AD, इन दैट केस ऑडिट इज रिक्वायर्ड। सर ऑडिट 44 AD तो आपको उस सेक्शन का लिमिटेशन बताता है कि आप उसके उससे बाहर होंगे। ऑडिट होगा या नहीं होगा उसके लिए 44 AB है। अगर तो आप 44 AB का अगर आप कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो टैक्स ऑडिट होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसा नहीं है कि जो 44 AD से बाहर है उसका टैक्स ऑडिट ही होगा। सो 44 AD से अगर आप बाहर हो रहे हैं लेकिन आपने टर्नओवर का जो क्राइटेरिया है, सो समझिए मेरा टर्नओवर 8 करोड़ है फॉर एग्जाम्पल, मैं 44 AD में जा सकता हूँ क्या? नहीं। मेरा सारा बैंकिंग चैनल से है, मेरा 44 AB लगेगा क्या? नहीं। इसका मतलब मेरा ऑडिट ही नहीं होगा। मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरा टर्नओवर 8 करोड़ है, तो मैं 40 और सारा बैंकिंग चैनल से है, मैं 44 AD से बाहर हूँ, मैं 44 AB से भी बाहर हूँ, तो मेरा ऑडिट ही नहीं होगा। ओके। ग्रॉस रिसीट 42 लाख, कमीशन बिजनेस, कमीशन से आया है, और बिजनेस लोन रिकवरी एजेंट 6% प्रॉफिट शो कर सकते हैं क्या? ये आप एक बार चेक कर लीजिए कि जो लोन रिकवरी एजेंट होते हैं वो उनका जो काम होता है वो कमीशन मॉडल पे है। अगर कमीशन मॉडल पे है, आप इसको कमीशन में बोल सकते हैं, यस इट इज कमीशन। तो ये कमीशन है तो फिर आप 44 AD नहीं ले सकते। If TDS, sir, if TDS deducted under 194J, whether he can go for 44 AD? सर TDS कटना 44J 194J में नहीं कटना, गलत ज्यादा कटना कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका इनकम किस नेचर का है। अगर आप ये स्टैब्लिश कर सकते हैं कि मेरा तो प्रोफेशनल इनकम है ही नहीं, मैं तो बिजनेस रेंडर करता हूँ, तो टीडीएस उसने किसी में भी काटा हो, आप कंपल्सरीली 44 ADA में नहीं पहुंचेंगे। सो आइटम किया हुआ है 44 AD के लिए, ADA के लिए आइटम लिस्टेड है, और वो आइटम का रेफरेंस दिया गया है 44 AA से।
तो 44 AA में जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर 44 AD अप्लाई करता है, अदरवाइज नहीं करता है। 43B सेक्शन अप्लीकेबल एंड TDS अप्लीकेबल ऑन 44 AD। सर 44 AD में टर्नओवर इस का लिमिट है 2 करोड़ का, 2 करोड़ या 3 करोड़। अब समझिए कि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ का है, तो आपका टैक्स ऑडिट नहीं हो रहा है। लेकिन क्या आपको TDS काटने के लिए आप एलिजिबल हैं? आपको TDS काटने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है? यस है, क्योंकि TDS वाला क्लॉज ये कहता है कि अगर आपका प्रीसीडिंग ईयर में 1 करोड़ को एक्सीड कर गया है, अगर आप बिजनेस कैरी कर रहे हैं, और 50 लाख से एक्सीड कर गया अगर आप प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं, तो उस केस में आपको TDS काटना है। उसका कोई मतलब नहीं है, उस सेक्शन को, TDS काटने वाले सेक्शन को कोई मतलब नहीं है कि आपका टैक्स ऑडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, इसके उधर का तो हमने कवर कर लिया। इधर आते हैं। If gross receipt is 21 lakh, professional declaring 2%, does the tax audit required? 21 लाख का 2% आप डिक्लेयर करें प्रोफेशनल होके, तो आपको तो टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। यस। टर्नओवर ब्रांच वाइज देखना है ना जी, ब्रांच वाइज टर्नओवर को आपको एक साथ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्रांच एक ही बिजनेस का ब्रांचेस है, तो वो बिजनेस की बात कर रहा है, नॉट ब्रांच। नॉन सी अकाउंटेंट इज कवर्ड बाय 44 AD और 44 ADA। सो 44 AD को अगर आप रेफर करते हैं सर, तो 44 AA में चलते हैं। 44 AA कहता है प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी। प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, जो जो नॉन CA है, वेदर दे आर इन द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी और दे आर डूइंग अकाउंटेंसी। ये मेरे ख्याल से ICI को भी क्लैरिफाई करना चाहिए। सुमित जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार क्लैरिफाई करवाइए ICI से कि जो नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वेदर दे आर फॉलिंग अंडर, दे आर आल्सो प्रोफेशनल। लूजली वी से यस दे आर आल्सो प्रोफेशनल, बट अगर मैं इसकी बात करूं, टू माय माइंड दे आर नॉट कंसिडर्ड एज प्रोफेशनल। ओके। ईफा SSC, ये वाला मेरे को फाइल बिजनेस रिटर्न, ये अच्छा, ईफा SSC इस टाइम फाइल बिजनेस रिटर्न, सेल 1.5 करोड़, प्रॉफिट 7 लाख, क्या ऑडिट होगा? सर ऑल आर कैश रिसिट। 6% कैश रिसिट के केस में 44 AD, आप कहते हैं मैं 44 AD से बाहर हूँ, मैं 44 AD को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 1.5 करोड़ का 7.5 लाख होता है, 5%, तो आप वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे। आ, तो इस केस में 44AB में आप जाएंगे। 44AB कहता है कि आपका हम 10 करोड़ तक बढ़ा देंगे अगर आपका बैंक के थ्रू हुआ है, तो आपने लिखा है ऑल आर थ्रू बैंक। तो आप बैंक के थ्रू है, तो आपका 10 करोड़ का लिमिट हो गया। तो आप 10 करोड़ के लिमिट में है, तो आप टैक्स ऑडिट मत कराइए, आप आराम से रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन पीछे का भी आपको चेक करना है। ओके, आई हैव डाउट इन पेमेंट ऑफ सिंगल बिल ऑफ ₹1 लाख, कैन आई शो पेमेंट ऑफ ₹10,000 इन 10 months एंड 44 AB शो ऑडिट केस? वो तो सर पूरे साल का एग्रीगेट करता है। जैन साहब, कुछ डिफरेंट व्यू है क्या आपका इसमें? सो इनका क्वेश्चन है, पेमेंट ऑफ सिंगल बिल ऑफ ₹1 लाख, कैन आई शो पेमेंट ऑफ ₹10 लाख फॉर 10 months, 44 AB ऑडिट केस? उससे कोई वो रेलेवेंट नहीं है मेरे ख्याल से। इफ लास्ट ईयर 44 AD यूज्ड, दिस ईयर जैन टर्नओवर इज साहब 6 करोड़, अनम्यूट देन करके वेदर। बोलिए जरा, आप अनम्यूट कर पाएंगे? मैं पहले से। यस। यस जैन साहब। हाँ, ये तो पार्ट ऑफ द पेमेंट है, 40A3। इससे कोई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं, करेक्ट सर, थैंक यू। हाँ। सो उसके आगे है श्रीनिवास जी का, इफ लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट था, 44 AD यूज किया, दिस ईयर 6 करोड़, 6 करोड़, तो क्या ऑडिट अप्लीकेबल होगा? टैक्स ऑडिट नहीं होगा इस साल में, क्योंकि आप कंपलसरी 44 AD से बाहर हो गए हैं। अगर आपका सारा बैंकिंग चैनल से है, 44 AB में आप प्रोविजो क्लॉज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, नो टैक्स ऑडिट। हम्म। आई एम कवर्ड अंडर 44 AD, डू आई नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स? सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए 44 AA सेक्शन है, और AA सेक्शन क्लियरली बोलता है कि आपका जो थ्रेश होल्ड है वो दिया गया है, उसके हिसाब से आपको करना है। 44 AA, 44 AA
में 44 AD का रेफरेंस दिया है कि नहीं, ये भी एक इंटरेस्टिंग टेस्ट है. So, as per my understanding, yes, whether the person is falling under subsection 44 AD or applicable 44 AD clause 4, in his case, and is exceeding the maximum amount which is not chargeable to tax, then he is liable to maintain books of accounts. तो उस केस में आपको मेंटेन करना है. बट दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ 44 AD क्लॉज 4. 44 AD क्लॉज 4 ऑलरेडी बोल रहा है कि अगर आप क्लॉज 4 में है तो 5 कहता है कि आपको बुक्स में मेंटेन करना है और ऑडिट भी कराना है. इसका मतलब 44 AD में अगर आप ले लेते हैं और आप भी कहते हैं मेरे बुक्स अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, मैं इससे एग्री नहीं करता. क्योंकि बिल्कुल है. सेक्शन में जो जो लिमिट दिया गया है वो दिया गया है, वो टर्नओवर भी लिखा है, प्रॉफिट भी लिखा है, सिर्फ कब करना है वो बताया है इसमें. लेकिन अगर आप उससे, ऐसा नहीं है कि आपको 44 AD में आपने टर्नओवर को सेटिस्फाई कर एक्सीड कर गए और आप 44 AD में है तो आपको नहीं करना है, ऐसा नहीं है. दूसरा, आज के डेट में सर जीएसटी अप्लीकेबल होता है. आप इतना तो इन्फॉर्मेशन मेंटेन करते ही है कि जीएसटी आप डिटेल दे सके, आप बैंक स्टेटमेंट दे सके. इतना ही काफी असेसिंग ऑफिसर के लिए, असेसमेंट करने के लिए. बेसिकली वो टैक्स अथॉरिटीज चेक कर रहे होते हैं कि आपके पास सरप्लस अमाउंट तो नहीं है यस, 44 करेक्ट एडी सर. में. करेक्ट तो सर, एब्सोल्युटली करेक्ट. वो मोस्टली केसेस में टैक्स अथॉरिटी कैश फ्लो स्टेटमेंट मांग लेते हैं. हाँ, बिल्कुल एकदम और सही. कि ये सर भाई प्लीज. आप अपनी बैंक स्टेटमेंट की कैश फ्लो दे दो कि कैश सरप्लस है जो आपने हम्म. दिखाया हुआ है, तो वो हायर टैक्स रेट, हायर इनकम दिखा दो. करेक्ट सर, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो एक चैलेंज आता है हम लोग के पास. जैसे आज हम्म. समझिए 8 करोड़ का टर्नओवर लेके क्लाइंट आया हमारे पास. और ये मिथ है कि ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने 44 एडी वाले. लेकिन ये आप बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि 44 डबल ऐसा कुछ बोलता ही नहीं, वो कहता है करना है. हाँ. एक्चुअल में क्या है कि अब पता नहीं, मैंने गिरीश आहूजा सर की बुक रेफर करी हुई थी पहले 2013 में, उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ था, जब पहले सेक्शन था 44 AF करके, हम्म. उस टाइम पे था. लेकिन जब वो कन्वर्ट हुआ 44 AD, तो लेकिन वो कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने गाइडलाइंस दे दी कि हाँ आपको जो 44 AA वाली जो प्रोविजंस हैं वो ये आप वॉयलेट करते हैं तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे. यस सर. सो एक और क्वेश्चन है अरुण अरुण गर्ग सर का. कैन स्पेसिफाइड पर्सन हैविंग रिसीव्ड फॉर 20 लाख नेट प्रॉफिट 5 लाख ऑल कैश रिसीट बुक्स मेंटेन देन ऑडिट इफ अप्लीकेबल और नॉट. सर टेस्ट बता दिया, थ्रेशोल्ड आपको पता है. 44 AD आप टेस्ट कर लीजिए. अगर उसमें आप फिट बैठते हैं तो आप मत कराइए. कंडीशन एक ही है, अगर 44 AD के क्लॉज 4 में आप गलती से पहुंच गए तो फिर आपको टैक्स ऑडिट कराना ही है. आपके केस में जो आपने लिखा है स्पेसिफाइड पर्सन है, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है, और उसका टर्नओवर इज 20 लाख, तो और उसका 5 लाख का प्रॉफिट. इसका मतलब आप लेस देन 50% डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा. 44JA for the financial year, associate TDS under 44JA, he filed ITR 44 AD claiming profit accordingly, and due to this only income of tax notice generated. Sorry sir. Only income tax notice generated that TDS under the 194J and ITR permitted. सर वो तो आप फाइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. तो समझिए कि जैन साहब का मैंने कोई काम किया और जैन साहब ने मेरा TDS 194C में काट दिया, तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्टर हो जाऊंगा? नो. नहीं होगा. तो TDS काटने, गलत TDS हेड में TDS काट देने से मेरा कैरेक्टर थोड़ी चेंज हो जाएगा सर. मैं तो वही कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ. खाली मुझे वो प्रूव करना पड़ जाएगा डिपार्टमेंट को, देखो मैं प्रोफेशनल ही हूँ, मेरा दूसरे हेड में कट गया TDS, उसमें मेरा कोई गलती नहीं है. राइट सर. हाँ, तरुण सर ने लिखा है एक इंटरेस्टिंग केस सर, जो आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं यस सर. उनके केसेस में 194J में टीडीएस काट देते हैं कॉर्पोरेट, हम्म. और रिटर्न फाइल कर देते हैं हम लोग 44 AD में. तो दे आर नॉट प्रोफेशनल, प्रोफेशनल तो नहीं है हाँ, वो. प्रोफेशनल वो है नहीं हम्म. बेसिकली. और उसके केसेस में डिपार्टमेंट
स्कूटनी में इस बार बहुत सारे केसेस में ऐसे ही, जिसमें 194 जे में टीडीएस कटा हुआ है, उसके हम्म। बेसिस पे हमने रिटर्न फाइल किया 8% या 20% के बीच में, जो भी वेरिएंस है लेस देन 50%। तो मोस्टली केसेस में स्कूटनी में केसेस आए हुए हैं इस बार। हम्म। असेसमेंट ईयर 24-25। करेक्ट सर, करेक्ट सर। सचिन जी, हेलो। यस सर। हाँ सर। सर वो जो मेरा वो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल वाला क्वेश्चन है, क्या हम्म। उसमें बुक्स अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो भी 50% दिखाना कंपलसरी है? सर बुक्स ऑफ प्रोफेशनल केस में तो बुक्स ऑफ मेंटेन करना ही है, उसमें कोई ऑप्शन हाँ, ही नहीं ठीक है है, आपके पास। ठीक है। ऑप्शन अब टर्नओवर का क्राइटेरिया दिया है, अगर टर्नओवर हाँ, उससे नीचे है तो आप नहीं, आपका अप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट अगर उससे नीचे आप लाना चाहते हैं जितना स्पेसिफाइड है तो फिर आपको कराना पड़ेगा। यही चीज क्या 44 AD पे भी एप्लीकेबल होती है, 44 AD वाली? सर 44 ए में तो अलग क्राइटेरिया दिया, 8% 6% दिया है। हाँ, 44 ए में वो कहता है कि आपको 50% डिक्लेयर करना है। वो ठीक है, वो 50 लाख। 50 और 6 और 8 तो ठीक है। क्या जो हम्म। यही कंडीशन 44 AD के लिए भी एप्लीकेबल है? 2 करोड़ से नीचे यदि मेरी टर्नओवर है तो? यस, अगर आपकी 2 करोड़ से नीचे टर्नओवर है और आप फर्स्ट 40 टाइम मेरा आपका। बिजनेस, आ रहा फर्स्ट टाइम। उससे पहले कोई हाँ, मतलब जो देखना ही नहीं है 44 84 मेरे को। करेक्ट। तो फिर आप कम भी डिक्लेयर कर सकते हैं। बुक्स अकाउंट मेंटेन करते हैं तो? हाँ। नहीं मेंटेन करेंगे तो मेरे को 6 और 8 में जाना पड़ेगा? नहीं 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 सर, 44 ए में या कोई भी सेक्शन में, 44 ए हो, ए हो, कुछ भी हो, आप नॉन मेंटेनेंस का तो तभी अप्लाई करेगा जब जो थ्रेशोल्ड दिया हुआ है उससे आपका टर्नओवर नीचे है, उसी की बात प्रॉफिट कर रहा हूँ, नीचे मतलब है। 2 करोड़ के नीचे की बात कर रहा हूँ, ये तो 44 AD नहीं में 2 करोड़ के सर, नीचे। टर्नओवर का मतलब 44 ए में जो टर्नओवर लिखा हुआ है, ओके, 44 ए में जो इन्होंने टर्नओवर दिया है वो एकदम अमाउंट अलग है सर उसका। वो ठीक कहता है। है आपका प्रोफेशन एक्सीड 1,20,20,000 और टर्नओवर 10 लाख, तो 10 लाख तो आपका एक्सीड कर ही रहे, हम्म। तो आपको बुक्स को मेंटेन करना ही है सर। ओके। नहीं ठीक तो है पर सर। वो तो 44 AD कहता है ना कि बुक्स अकाउंट नॉन बुक्स अकाउंट मेंटेन के केस में अब 6 और 8% से ज्यादा आपका प्रॉफिट जितना भी है वो आप दिखाओ, या मिनिमम इतना दिखाना है? मैं उसी को ही अभी जैन साहब से भी डिस्कस कर रहा था कि 44 ए आपको एग्जम्पशन नहीं देता है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का, लेकिन हाँ। 44 ए डी का क्लॉज 4 बाइंडिंग जरूर करता है कि आपको मेंटेन करना है। एग्जम्पशन हाँ। नहीं है सर उसमें। नहीं तो फिर सब, पर फर्क क्या हो जब बुक्स ही मेंटेन करनी है तो फिर 6 और 8 का फिर कंडीशन क्यों लगा रखा है गवर्नमेंट ने? फिर तो जो एक्चुअल वो सो दिखाए। सो बुक्स बुक्स का मतलब क्या होता है, उस पे आते हैं। बुक्स का मतलब जो स्पेसिफाइड है रूल 6G में उसको लेना है, या आपको इतना इंफॉर्मेशन दे सके असेसिंग ऑफिसर को कि वो हम्म। कैलकुलेट कर सके। समझिए कि मैं कुछ नहीं मेंटेन कर रहा हूँ, मैंने हम्म। बोला जो मैंने लिख दिया वही फाइनल है, मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ है। हम्म। असेसिंग ऑफिसर कैसे चेक करेगा कि आपका 1.5 करोड़ ही है? हम्म। दूसरा, आपने बोला मेरा प्रॉफिट 6% है, हम्म। ऐसे में कैसे पता करेगा कि आपका 6% ही है या उससे कम है? तभी तो आपने 6% डिक्लेयर किया। अगर ज्यादा हम्म। होता तो मैं ज्यादा ले लेता। नहीं, तो तो आपको देखो एसेसिंग। मेरा कंसर्न ये है कि हमारे प्रोफेशनल बॉडी को, गवर्नमेंट को हम्म। फिर ये बैठ के डिस्कस करना चाहिए ना। जब मेंटेन ही करना है, अब जब वो बंदा देखो जो मेंटेन करेगा तो मेंटेन प्रॉपर ही करेगा। ऐसा तो नहीं कि कुछ भी लिख देगा। जब हम्म। प्रॉपर मेंटेन ही हो गया तो फिर बचाएगा, फिर 6 और 8 वाला एक क्लोज ही हटाए। जो है एक्चुअल दे, उस पर टैक्स दे, छुट्टी। बनता है तो दे, नहीं बनता ना मत दे। नहीं नहीं सर, सर मैं इंटरप्ट ये करना चाहूंगा। हाँ बताइए बताइए सेक्शन सर, प्लीज। 37 की आपकी ऑब्लिगेटरी नहीं होती। हाँ। यदि आप 44 AD में फाइल कर रहे हैं ना बेसिकली हाँ। सर, तो हम्म। आपको एक्सपेंस क्लेमेबल है कि नहीं है इस पे डाउट नहीं है। हम्म। आप सरप्लस अकाउंट तो आपको बताना पड़ेगा ना कैश फ्लो में कि आपके हम्म। पास 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, उससे कम भी का 2 करोड़ टर्नओवर मेरे था। बैंक में मेरे बैंक में पेमेंट आ रही है, 2 करोड़ अब रुपए आपने आपने 92% खर्च कर दिए खर्च कर सपोज, दिए, बैंक से ही खर्च कर दिए। है ना? तो अब हाँ। आपके बानवे और मैंने कुछ परसेंट के जो मेंटेन नहीं किया, मेरे पास सिर्फ बैंक अकाउंट है और कुछ नहीं है। हाँ, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई हमारा हाँ। कैश फ्लो ये है पर कि वहां पे तो दो बुक्स करोड़ बुक्स ये तो रहा है मेंटेन, 100। यही यही तो है ना सर भाई, वहां पे मेरे को बुक्स तो नहीं बनानी पड़ी ना कुछ आपको अलग से। आपको अल्टीमेटली डिटरमाइन द प्रॉफिट। डिटरमाइन तो मैंने क्राइट साइड का टोटल मारा बता दिया हाँ भैया, ये बस देखिए आप रिसीप्ट है बस केवल और ये पेमेंट है। इतना हाँ, आप इतना सा ही मेंटेन कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा सर। पर वो 44 वाली जो बुक्स अकाउंट मेंटेन वाली वो चीज तो पूरी नहीं हुई ना सर यहाँ पे। वो तो फिर मेंटेन तो देखो कर ही नहीं रहे ना हम, है ही नहीं, एक्चुअली मेंटेन ही नहीं है।
देखिए सर, असेसमेंट के पर्पस के लिए बोला गया है, असेसिंग ऑफिसर को इतना इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा कि हम्म वो असेसमेंट आपका प्रॉपर कर सके। हम्म तो ये एसएससी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हम्म। तो आप उसको क्या एक्चुअली इन्फॉर्मेशन एक्चुअली क्या ना दीजिएगा? सचिन जी, देखो आप सबको भी हम्म। पता है, आप भी प्रोफेशनल लंबी इस लाइन में है कि ऐसा चीज को कुछ नहीं पता, जो कुछ करना है वो प्रोफेशनल नहीं करना। 90% केसेस में, 90% सर केसेस मैं में। आपकी बात से सहमत हूँ सर, मैं क्या कहना चाह सचिन रहा जी हूँ। और कोई क्वेरी ले लेते हैं, ये बात तो देखो हाँ। सबको पता है। नहीं सर, ये मेरा हाँ। ये नहीं नहीं विजेंद्र भैया ये चीज ऑलरेडी सर, पता है। एक सेकंड, एक सेकंड, क्लियर करने का पर्पज ये था भी। हाँ। दो 44 AD में यदि नॉर्मल बंदा होता है, वो यदि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करे और ITR फाइल करे और 6 8 ना दिखाए, कम भी दिखाए, फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूं मैं, जहां 44 84 मेरा एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या वो अलाउ है कि नहीं? मेरी क्वेरी भी इसी पर्पज से थी, दोनों। और क्या ये प्रोफेशनल के केस में भी एप्लीकेबल है कि नहीं? दोनों चीज। सर प्रोफेशनल के और केस एक में, और इन आपने ऑल क्लियर कर केस। दिया कि प्रोफेशनल केस में तो 50% दिखाना ही पड़ेगा, बुक्स तो नहीं साइड पर रख दो, नहीं 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 बनाई सर, नहीं बनाई। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 50 दिखाना पड़े, मैं कह रहा हूँ प्रोफेशनल केस में बुक्स मेंटेन करना ही करना है, फॉरगेट वो तो एवरीथिंग। करना ही ना, वो तो बुक्स तो बनानी ही है, वो तो साइड छोड़ दो। विजेंद्र जी आपसे 50% भी रिक्वेस्ट है, दिखाना है। सचिन जी को भी सुन लीजिए व्हाट ही वांट टू कन्वे, क्योंकि हाँ, वो प्रॉपर। सो प्रोफेशनल के केस में तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है। प्रॉफिट कम ज्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऑडिट में जाना है नहीं जाना है। बिजनेस के केस में, बिजनेस के हाँ। असेसिंग ऑफिसर आप कहते हैं हम तो कुछ नहीं मेंटेन करते। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ मेंटेन कर कुछ। रखा है, बुक्स मेंटेन कर रखी है, तो 1.5 करोड़ की दिक्कत क्या है टर्नओवर है, सर, दे दीजिए ना, फिर 7 लाख दिक्कत क्या रुपए है? प्रॉफिट है। एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ मैं, हम्म। एक जनरली जनरली। तो क्या उस केस में मेरे पास 44 84 एप्लीकेबल इसलिए नहीं है कि मैं पहली बार बिजनेस इनकम भर रहा हूँ, बिजनेस की रिटर्न पहली बार आ रही है मेरी। तो करेक्ट। क्या वहां पे मेरे को 2 करोड़ से नीचे वाले केस में 6 और 8% प्रॉफिट दिखाना कंपलसरी है? सर मेरा क्वेश्चन 40, हुआ। अगर आपने कम डिक्लेयर किया है हाँ तो आप कम डिक्लेयर कीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट मेंटेन करिए। हाँ, वो तो सब बुक्स मेंटेन है, मेंटेन हाँ है। तो बस ठीक है। हाँ। तो वहां पे मतलब ऑडिट के लिए जाने की जरूरत नहीं है ना, मतलब 6 और 8 नहीं कम में दिखा रहा हूँ तो भी नहीं ठीक सर, है। नहीं, नहीं। 44 AD आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है। जी। 44 AD 4 भी अप्लाई नहीं करेगा, कोई दिक्कत एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली क्या डाउट क्या हो रहा है सर, मैं आपको बताऊं, हम्म। और मैं नाम भी बता रहा हूँ अपने, बोलू सरिया जी हैं, दीपक जी। वो सर मोस्टली विजेंद्र जी नहीं विदाउट सर टेकिंग आगे सर, बढ़ते हैं, टाइम, हम आई लोग हम्बल नेक्स्ट देखते हैं। रिक्वेस्ट, सर ये और चीजें क्लियर ऑलरेडी करना, अब तो क्वेरी। टाइम हमारा। नहीं नहीं, हाँ, मैं ऑलरेडी इंटरप्ट करूंगा कि ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है लंबा, अब चलो फिर इसे कभी क्लोज करेंगे करने का यार। टाइम है। ठीक है सर, हाँ ठीक है सर। हाँ हाँ, थैंक यू, ऑलरेडी। थैंक यू। इफ कार्तिक सर ने पूछा, इफ ए पर्सन हैज टू कंप्यूट हिज एक्चुअल प्रॉफिट रिगार्डलेस ऑफ द प्रिजम्पटिव रेट, देन डज इट डिफीट द पर्पस ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम इटसेल्फ? नो सर, आई डोंट थिंक कि आपका डिफीट हो जाता है। आप उसको, आपको लगता है कि मेरा प्रॉफिट कम है, आप कम डिक्लेयर कीजिए। आपको लगता है मेरा ज्यादा है, आप ज्यादा डिक्लेयर कीजिए। कई एसएससी ऐसे हैं, जैसे वीरेंद्र सर ने भी डिस्कस किया कि मेरा मेरा एसएससी को पता नहीं है कितना प्रॉफिट है, बट उसको टर्नओवर पता है। तो कोई बात नहीं, आप एक टेंटेटिव 8% डिक्लेयर कर दो, हम फ्री कर देंगे आपको। हम आपको कोई खर्चे के लिए भी नहीं मांगने हैं कि कौन कौन सा हेड में खर्चा किया, वो डिटेल दो तब हम अलाउ करेंगे, वो भी नहीं मांग रहे। वो कह रहे हैं 30 to 37 हमको दे दिया हमने। ठीक है ना सर? मिनिमम बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, ओके। ओके सर, मेरे ख्याल सारा क्वेश्चन हमने ले लिया। कुछ रह गया होगा तो मेरा नंबर है आपके पास, कभी भी कॉल कर लीजिएगा, विल डिस्कस। Sachin यस ji, can you hear me? Sachin यस ji, सर, यस। यस, हाँ कार्तिक कार्तिक जी जी बोलिए। लास्ट क्वेरी फ्रॉम यू। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सो गुड जस्ट इवनिंग वन सर। फॉलो अप क्वेरी, जैसे वैसे तो दिस हैज बीन डिबेटेड फॉर लॉन्ग, क्या पार्टनर रेम्यूनरेशन एज अ सीए, पार्टनर क्या कैन बी कवर इट अंडर 44 ADA? सो पार्टनर इज नॉट कवर्ड अंडर 44 ADA बिकॉज फर्म कवर हो गया। फर्म कवर हो गया, वेदर द पार्टनर इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू द फर्म, whether the partner is providing the professional service to the firm or partner is providing professional service to the client through firm. क्योंकि सर आई टेल यू द रीजन इज कि देयर इज एन एसोसिएटेड जीएसटी इशू आता है कि मान लो आपको हम्म 20 लाख से ऊपर पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिल, हम्म। दैट इज बिजनेस इनकम, राइट? तो इन वन हाँ ऑफ बिजनेस इनकम है, ये आवर, पक्का है, बिजनेस इनकम है। उसमें उसमें वो क्या करते हैं कि उसको भी फिर जीएसटी नेट में लाने की कोशिश करते हैं कि भैया आप फिर जीएसटी दो। सर जीएसटी के लिए तो हमारे सीएम जान साहब मालिक हैं, हम तो, हमें तो जीएसटी कुछ आता नहीं है। मैं तो इनकम टैक्स जानता हूँ, वो बता सकता हूँ आपको कि नहीं, सर मैं ये भी वही कहते आपका आपसे हैं। बात। 44 A B पार्टनर, मैं पार्टनर हूँ अपने सीए फर्म में। तो फर्म ने अगर 44 AD लिया या नहीं लिया मतलब नहीं है उससे। मुझे जो रेम्युनरेशन मिल रहा है फर्म से, मैं उसको 44 AD में नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं फर्म को सर्विस नहीं देता हूँ,
प्रोफेशनल सर्विस में फर्म को नहीं देता हूँ, फर्म के थ्रू मैं अपने क्लाइंट को दे रहा हूँ। और ये मेरे ख्याल से कोर्ट ने भी इसको कंफर्म किया है। यस यस, कंफर्म किया। सर कैन यू एक बार, इफ द जजमेंट इज अवेलेबल, अगर इफ यू कैन साइट तो श्योर सर, सर बिल्कुल। मैं भेज दूंगा सर, आपको भेज दूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है सुमित जी, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सीएम जैन साहब, आप रहे तो थोड़ा मुझे भी हिम्मत मिला कुछ बोलने का। स्पेशल थैंक्स टू यू सचिन भाई फॉर योर वंडरफुल सेशन एज ऑलवेज। आपने मतलब कम समय में इतनी सारी चीजें डिस्कशन करी। फॉर्मेशन हाँ, और जैन साहब ने भी अपने इनपुट काफी दिए। इंफॉर्मेटिव और काफी क्वेरी आपने सॉर्ट आउट की लोगों की। तो अब लोग बुक्स ऑफ अकाउंट के बेसिस पे लोगों से पैसे चार्ज करने लगे थे सही मायने में। बिल्कुल करिए सर, थैंक यू सो मच बिल्कुल तो कुछ वैल्यू एडिशन हो पाया लोगों का, और यही एक विश और यही अपना रहता है विजन कि इस चीज को कैसे हम कर पाए। और लास्ट में वन मोर अगेन रिक्वेस्टिंग कि अपना एक कासा की लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सोशल नेटवर्किंग एंड फॉर चैरिटेबल प्रोजेक्ट, जो हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। सो उससे जरूर जुड़ें। हमने रजिस्ट्रेशन लिंक एक बार चैट बॉक्स में दोबारा डाल दिया है, तो जरूर रजिस्टर कराएं सभी से, क्योंकि एक फॉर्मुलाइज चैनल के थ्रू हम इस एक्टिविटीज को और आगे बढ़ा सके। तो आप सबके पार्टिसिपेशन की जरूरत है। और कोई सजेशन हो किसी भी तरह का, कोई प्रोग्राम के लिए, कोई नॉलेज शेयरिंग टॉपिक, तो जरूर बताइएगा। जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी पूरा समय दिया, और सचिन जी का स्पेशल धन्यवाद। और जो पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उन सबका स्पेशल थैंक्स, क्योंकि उनके माध्यम से ही प्रोग्राम सफल हो पाता है। और स्टिल 50 पार्टिसिपेंट इज हेयर, है ना। तो सभी का स्पेशल धन्यवाद। सो थैंक्स टू ऑल। नाउ क्लोजिंग टाइम। थैंक यू थैंक सर। यू सर, थैंक थैंक यू। यू सो मच, थैंक यू जैन साहब।